अच्छा जी, डिसॉल्टिंग का हमने स्टार्ट देख लिया था, इम्प्योरिटीज का देख लिया था, क्या क्या चीजें इसमें पेशे नजर थी हमारे पास समझने के लिहाज से। ठीक है, उसके साथ साथ जो ना आपको बेटा ये साथ साथ फॉर्म्स ऑफ सैलिन वाटर प्रोड्यूस विद क्रूड ऑयल, हमारे पास नॉर्मली वाटर जो कि क्रूड ऑयल के अंदर एग्जिस्ट करता है वो किस लिहाज से है ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। हमारे पास एक पीएनआईडी थी, ये डिसऑल्टर ऑपरेशन आपके लिए थोड़ा सा बयान किया हुआ है, क्या क्या चीज़ें, ये हमने सब चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, फिर हमारे पास मेन वेरिएबल्स कौन से थे ये हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ये हमारा डिस्कस नहीं हो सका था। तो प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग वेरिएबल्स फॉर अ डिसऑल्टर, जैसा कि आप लोगों ने बेटा पिक्चर इधर देख ली है, इस पीएनआईडी में आपको देखें पीडीसी मिक्सिंग वाल्व आपको नजर आ रहा है, मिक्सिंग वाल्व, दो मिक्सिंग वाल्व नजर आ रहे हैं। इसके पीछे जो क्या हमारा कॉन्सेप्ट था, हम लोग क्या फिनोमेना लेके चल रहे थे, ये भी बच्चों को अंडरस्टूड था कि पानी की इंजेक्शन किस रेट से की जा रही है, किस रेशो से की जा रही है, किस फीट के लिहाज से की जा रही है, ये सब बच्चों को आइडिया है। या एक दफा ऑपरेशन पढ़ लें दोबारा डिसऑल्टर का। सर थोड़ा सा रिवीट करवा दो। पढ़ लेता। चलें ठीक है जी, पीएनआईडी अंडरस्टूड है सब बच्चों को? पीएनआईडी, जी सर। पीएनआईडी अंडरस्टूड, चलिए ठीक है जी। Normally, in a modern electric desalter, crude enters the bottom of the horizontal vessel provided with two electrodes. आपके पास दो electrodes होती हैं। इनका क्या काम होता है? ये दो electrodes क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। किस लिहाज से? विद अ वेरी हाई वोल्टेज विच इज नॉर्मली रेंजिंग बिटवीन 20 to 30 किलोवाट्स, यानी कि 20 से 30,000 वॉट्स तक होता है। और इसके अलावा कुछ जगहों पर 35,000 तक भी लेके जाते हैं। डिपेंड करता है बेटा कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है ना, आपकी क्रूड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, और जो आपकी बी एस एंड डब्ल्यू क्रूड एस में गिवन होगी वो आइडेंटिफाई करेगी कि आपको सिंगल स्टेज की तरफ जाना चाहिए या टू स्टेज इलेक्ट्रिक सॉल्टिंग की तरफ जाना चाहिए, जो कि हम कहते हैं कि 99% रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स। जहन में आप बच्चे ये भी चीज रखें कि ऑर्गेनिक क्लोराइड्स रिमूव नहीं होते जो कि टोटली डिसॉल्व्ड होते हैं। जो ऑर्गेनिक क्लोराइड्स होते हैं, जो हम कहते हैं ना ओवरहेड से हमारे पास जो कोरोजन का एक इफेक्ट आ रहा होता है, हमारे पास ओवरहेड के बूट वाटर से, जो ओवरहेड में हमारा एक्यूमुलेटर लगा होता है उसके बूट वाटर से या बूट से हमें क्या मिलता है, हमें वहां से भी काफी सारे सॉल्ट्स ऑब्टेन्ड होते हैं, मिक्सचर्स मतलब क्या मेटल्स ऑब्टेन्ड होते हैं। जैसे कि जिक्र हम लोग करते थे कि ओवरहेड पे एक्यूमुलेटर के बूट का पानी अगर काला आ रहा है, बहुत ज्यादा काला आ रहा है, तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा मेटालिक कंपोनेंट इसमें मौजूद हैं। बहरहाल, क्रूड कंटेनिंग सॉल्ट इज मिक्स्ड विद डीमिनरलाइज्ड वाटर, ये भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि डीमिनरलाइज्ड वाटर हमेशा की अवेलेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन आपकी रिफाइनरीज को सेटअप किया जाता है कि आपके पास वाटर का एम्पल सोर्स मौजूद हो जो कि यूज किया जा सके एज अ यूटिलिटी और एज बेसिक हाइजीन भी यूज किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे डेमन वाटर का जिक्र आ रहा है। ठीक है, थ्रू अ मिक्सिंग वॉल्व एट द बॉटम पोर्शन ऑफ द वेसल, मिक्सिंग वॉल्व आप देख नीचे, ठीक है, ये मोटर ऑपरेटेड वॉल्व होता है टू बी फ्रैंक। अच्छा, ऑप्टिमाइज टेम्परेचर फॉर सोल्युबलाइजिंग द सॉल्ट्स टू एक्वस फेज इज 120 to 150 सेंटीग्रेड्स, हेंस द यूजेज ऑफ हीट एक्सचेंजर्स फॉर प्री हीटिंग ऑफ क्रूड बिफोर एंटरिंग द वेसल। ये चीज अंडरस्टूड है आप लोगों की कि हमारे पास जब भी क्रूड स्टोरेज टैंक से पंप किया जाएगा, नॉर्मली उसने कहाँ जाना है, स्ट्रेट अवे डिसऑल्टर्स में तो नहीं जाएगा, क्योंकि बीच में कोई हीट सोर्स क्रूड के लिए मौजूद नहीं है। तो आपकी जो पास जो प्री हीट ट्रेन होगी, प्री हीट ट्रेन के अंदर आपके पास लेट सपोज पहले दो एक्सचेंजर्स होंगे जो कि नॉर्मली लेटस से कि लाइट नफ्थ और हैवी नफ्थ के एक्सचेंजर्स हैं, लेट सपोज। और हमारा टेम्परेचर अब एक चीज पे नोट करिए कि 120 से 150 मैक्स रखा जाता है, 150 मैक्स है, क्योंकि आप ये जहन में रखें कि इसी क्रूड के अंदर आपके पास कुछ ऐसे कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो कि अराउंड लाइक 102 पे वेपराइज हो चुके होते हैं। हम एलपीजी का जिक्र कर रहे हैं, हम ब्यूटेन्स का, प्रोपेन का जिक्र कर रहे हैं, एलपीजी और लाइटर कंपोनेंट्स जो हमारे पास हैं, लाइट नफ्था भी हमारे पास ऑब्टेन्ड हो जाता है, उसका 120 to 125 सेंटीग्रेड फाइनल बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये टेम्परेचर्स नॉर्मल ऑपरेशन के लिहाज से हम क्या रखते हैं वो आगे मेंशन है, वैसे ये रेंज हमारे पास रखी जाती है। ठीक है, crude along with water and salt travel upwards as an emulsified mixture
आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लैट इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ पे अब क्या आ गया, अब हमारे पास मिक्सचर आ गया, यानी हमारे पास या तो वाटर इन ऑयल होगा या ऑयल इन वाटर होगा, हमारे पास दोनों चीजें हो सकती हैं। क्या चीज होगी आपके नजदीक? हमारे पास ऑयल इन वाटर होगा या वाटर इन ऑयल होगा। वाटर इन ऑयल रखा जाएगा क्योंकि हमारे पास देखें जो डिस्पर्स फेज्ड है और एक एक्वस फेज है। हमने कोशिश क्या करनी है, एक्वस फेज हमारा कौन सा होगा, वो ब्राइन वाला फेज होगा। हमने उस ब्राइन वाले फेज के अंदर हमारी इलेक्ट्रिसिटी अपना काम दिखाएगी, वहां पे हमारी प्रेसिपिटेशन हो सकती है और सॉल्ट के लम्स जमा होके नीचे हम उसको अलग से निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात बेटा? एक एक्वस फेज है, एक डिस्पर्स फेज है। डिस्पर्स फेज आपका क्रूड का होगा और एक्वस फेज आपका ब्राइन का होगा। डू यू गेट द पॉइंट? सब बच्चों सर को समझ इमल्जन, सर जब इमल्जन होगा तो फिर ये दो अलग अलग फेज कैसे बने? देखें, इमल्जन का मकसद ही क्या होता है? इमल्जन उन दो इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स किया जाता है। इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ कभी भी मिसिबल नहीं है, मिक्स नहीं हो जी सकते। अब जब मैं उनको मिक्स करूंगा और उनको इतना थॉरोली मिक्स करूंगा जाके, जैसा कि मिक्सिंग बॉल का जिक्र आता है, बेटा डेल्टा पी का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना, कि डेल्टा जब एकदम प्रेशर ड्रॉप आएगा तो विगरस मिक्सिंग होगी, एडीज, एक्सेसिव एडीज फॉर्म आउट होती हैं। सारे बच्चे इस चीज से सहमत हैं? ये जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, एक बच्चे के अलावा फिर दूसरे से बच्चों बताओ से? सर। जी सर, ये क्लियर है। जी सर। गुड है बेटा। जब पूछा जाए तो सारे एकदम यक जबान होके फौरन फौरन एक लुक में कह दिया करें, ताकि फौरन के फौरन आगे बढ़ा जा सके। ठीक है, अच्छा अब जो आपके पास देखें, ये दो डिस्टिंक्ट फेजेस जो आ जाएंगे, जिसमें ऑयल वाटर आपके पास दोनों नजर आ रहा है। अब इसके अंदर जो एक्वस फेज होगा, एक्वस फेज वही होगा जो कि पानी को शो कर रहा है, तभी मैं उसको नाम एक्वस का दे रहा हूँ। लेकिन उसको पानी नहीं कहूंगा, मैं उसे ब्राइन वाटर कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सॉल्ट्स का थोड़ा बहुत कह लें कि अपनी जो आपके पास लेट सपोज बहुत ही फाइन माइक्रोन साइजेस में आपके पास अगर पार्टिकल साइज लेट सपोज आपके पास ड्रॉप्स का बन जाता है 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक चले जाएं, मतलब एक आपके पास बबल जो फॉर्म आउट हो रहा है, वो बबल जो होगा वो किस चीज का बबल होगा? वाटर का बबल होगा। और लेट सपोज इलेक्ट्रिसिटी जब आप फ्लो आउट करवाते हैं, इंटरफेस जो गैस ऑयल आपके पास ऑयल और वाटर ऑयल जो इंटरफेस होगा, उस पर आपकी जब इलेक्ट्रिक आपकी फील्ड रिड्यूस होती है, सॉरी इंक्रीज होती है, तो वहां पे आपके पास क्या होगा? पानी, क्योंकि बीइंग अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या करेगा, एक उसके अंदर जितने क्लोराइड्स होंगे वो ऑटोमेटिकली, उनकी केमिस्ट्री ऐसी कि वो खुद ब खुद जिन्हें लार्ज एग्लोमेरेट बना के, लंप बना के नीचे बैठ जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। ठीक है, water drops get ionized by electric charge and coalesce to form larger drops of water, which then fall by gravity towards the bottom of the vessel. Emulsion is broken until the crude water mixture is in contact with the electrodes. The moment आपकी emulsion इलेक्ट्रोड से थोड़ी दूसरी साइड चली जाती है, लेट सपोज थोड़ा लेवल आपका डाउन हो जाता है, तो आपका डिसॉल्टिंग ऑपरेशन नहीं कैरी आउट हो सकता है। Demulsifying agents are also injected in small amounts to break the unbroken emulsion. 90 to 98% reduction in salt content is reported with electrical desalting operation. Operating pressures for desalters range between 50 to 250 psi. बेटा ये बहुत ज्यादा प्रेशर है, एग्री करते हैं सारे बच्चे? ये इतना ज्यादा प्रेशर क्यों है? इसकी एक छोटी सी वजह है। सर एडिस बनाने के लिए। नहीं नहीं, सर ये डिसॉल्टर का ऑपरेशन का ये नहीं 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 नहीं, ये सर ये मिक्सिंग वेपर्स बॉल का प्रेशर नहीं है। ये किस लिए? वेपर्स ना बने सर। ठीक है, और कोई बच्चा? ब्रेकिंग के लिए सर। किस चीज की ब्रेकिंग? सर सेपरेशन के लिए है ना। मतलब कि सर जो इमल्जन वगैरह उसकी ब्रेकिंग, साल्ट उसको अलग करने के लिए। एनीवन एल्स? किसी और बच्चे के जहन में कोई चीज हो ऐसी? देखिए यूसुफ बिल्कुल सही कह रहा है, इसकी लॉजिक समझिएगा। लॉजिक इसकी ये है कि प्रेशर इतना ज्यादा क्यों रखा जा रहा है? बिल्कुल सही बात है, सप्रेस करने के लिए रखा जा रहा है, क्योंकि जैसा कि आपको मेंशन किया गया था कि जो इसका ऑप्टिमाइज टेम्परेचर होता है 120 से 105 के दरमियान हम ऑपरेट करते हैं। हमारे पास
अबव 100 हमारे पास वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाती है, और हमारे पास श्योरिटी के साथ हमारे पास जो है ना वेपराइजेशन टेक प्लेस करती है। उस वेपराइजेशन को हमने सप्रेस करना पड़ता है। उस वेपराइजेशन का सप्रेशन का मकसद क्या होता है कि आपके पास क्रूड का फेज अभी अपना फेज चेंज ना करे। क्रूड की जो अपनी, जैसे लेट्स सपोज इफ क्रूड इज अ लिक्विड, इट शुड रिमेन अ लिक्विड rather than converting itself a little bit portion is converting itself into vapors। वो क्या करेगा, आपके ऑपरेशन को एक्सट्रीमली डिस्टर्ब कर देगा। मकसद अभी आपका क्या हो रहा है, आप सिर्फ अब डिसॉल्टिंग की तरफ देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। विद इन दैट पर्टिकुलर फेज इफ वेपराइजेशन इज टेकिंग प्लेस, आपका ऑपरेशन डिस्टर्ब आउट हो जाता है। तो हमारे तभी हमारे डिसॉल्टर्स की जो रेंज होती है ऑपरेटिंग प्रेशर्स की, वो ज्यादा रखी जाती है। उसकी यही वजह होती है। अंडरस्टूड है बेटा सबको? आगे बढ़े। जी सर। अब देखें बेटा, प्रोसेस वेरिएबल्स या ऑपरेटिंग वेरिएबल डिसऑर्डर्स के क्या क्या रखे जाते हैं, कौन कौन से मेन होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपके पास आ जाता है प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द मिक्सिंग वॉल्व। प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द मिक्सिंग वॉल्व डिटरमिन्स द मिक्सिंग एफिशिएंसी। जितना ज्यादा प्रेशर ड्रॉप देंगे उतनी अच्छी एफिशिएंसी होगी मिक्सिंग की। लेकिन क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास बहुत अच्छा इमल्जन बन जाए? क्योंकि बेटा आपने बहुत ज्यादा जबरदस्त इमल्जन बनाना भी नहीं है, क्योंकि उसको ब्रेक भी आपने एट द एंड करना है। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकेज की तरफ नहीं जाती, थोड़ा बहुत उसको कह लें आपके, उसको सपोर्ट दे देती है। जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो रखी जाती है विद इन 2 इलेक्ट्रोड्स, जो टेक जिसके दरमियान आपके पास जो मिक्सचर आता है, वहां पे आपके पास कह लें ब्रेकेज थोड़ा बहुत होगा। लेकिन आपको डिमल्सिफायर्स डालने पड़ते हैं, आपको इमल्जन ब्रेक करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है, हाई प्रेशर ड्रॉप टेंड्स टू प्रोड्यूस स्टेबल इमल्जन्स दैट मेक सेपरेशन मोर डिफिकल्ट। अंडरस्टूड है? डेल्टा पी बढ़ाएंगे तो आपके पास बेस सेडिमेंट्स एंड वाटर आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, प्रेशर कितना को बढ़ रहा है, एज हाई एज 4.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको एक ऑप्टिमम सर प्रेशर ड्रॉप चाहिए। ये बेस सेडिमेंट एंड वाटर का क्या चक्कर है सर? बेस सेडिमेंट एंड वाटर बेसिकली आपके पास इसके अंदर जितनी मुगल्लजात, डिसॉल्व्ड, अनडिसॉल्व्ड, सस्पेंडेड, जितनी भी मुगल्लजात उन सबका जिक्र आ जाता है। तो सर प्रेशर बढ़ाने से क्या वो है इसका रिलेशन? देखो प्रेशर, एक चीज सेटल डाउन हुई हुई है, ठीक है ना। क्रूड के अंदर रेती भी निकलती है, क्रूड के अंदर कंकरियां भी निकलती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें निकलती है, लेकिन ये बहुत फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। मकसद कहने का ये नहीं है। जब डेल्टा आप बढ़ाते हैं, ये सॉलिड्स है, मेजॉरिटी सस्पेंडेड साइड पे ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। बहुत फाइन होते हैं, बहुत ज्यादा फाइन होते हैं, लेकिन सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, वो सेटल डाउन होते हैं। जब मैं उसको एक सर्टेन एजिटेशन की तरफ लेके जाता हूँ इस क्रूड को, उस क्रूड की एजिटेशन की वजह से जब एडीज प्रोड्यूस हो रही होती हैं एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जो कि मेरे पास एक लो थ्रेशोल्ड होगा कि लिक्विड के अंदर मैं दूसरे लिक्विड को मिक्स कर रहा हूं, जो कि उसके अंदर नॉर्मल मिक्सिंग से मिक्स नहीं हो रहा, हाई प्रेशर मिक्सिंग से मिक्स किया जा सकता है। तो वो पानी क्या करेगा, वो पानी जाके उन सस्पेंडेड या सेटल्ड सॉलिड्स को मोशन में ले आता है। वो मोशन किस तरह क्रिएट होगा, जाहिर सी बात है आपके पास डिस्टिंक्ट दो फेजेस आना शुरू, एक मल्जन बन गया ना, आपके पास 2 फेजेस आ गए, यानी कि ऑयल ब्राइन, ऑयल ब्राइन, ऑयल ब्राइन, ये लेयर बाय लेयर बाय लेयर इस तरह आपके पास जिन्हें पूरा एक सिस्टम कंप्लीटली भर जाता है। ठीक है, मैं ये फेस लेकर आना चाह रहा हूँ, जो अंदर मेरे पास लिक्विड का मिक्सचर का जो फेस होगा, वो फेस इस तरीके से आना चाहिए। उसके लिए मेरे पास प्रेशर रिक्वायर्ड है, क्योंकि विगरस मिक्सिंग लो प्रेशर पे नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है, कभी आपने देखा ना बेटा, गार्डन में पानी के पाइप दे रहे होते हैं, जब प्रेशर लो होता है, आपने अगर सामने से उसकी जो पाइप को आगे से पिंच करते हैं आप, तब आप देखते हैं कि प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। छोड़ते हैं, बिल्कुल प्रेशर नॉर्मल आ रहा होता है। यहाँ पे क्या चीज है, ओपनिंग में क्लोज कर रहा हूँ। प्रेशर का ड्रॉप करने का क्या मकसद है कि मैंने आगे से ओपनिंग क्लोज की हुई है, या पार्शली ओपनड है, या नीचे से मैंने बैंड इस तरीके से दिया हुआ है, जबकि आपने ग्लो वॉल्व का जिक्र सुना होगा, जो कि रेगुलेटर वॉल्व होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इस जगह पे आपके पास लगा हुआ एक मोटर ऑपरेटेड वॉल्व ही होता है, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर प्रेशर पे आपको मिक्सिंग चाहिए होती है। वो डिटरमिनेट किस लिहाज से किया जाता है, उसकी डिटर्मिनेशन आपके पास एक ऑप्टिमम, एक रूल ऑफ थंब रखा जाता है। क्या रखा जाता है,
फॉर लाइट क्रूड्स 1.5 बार तक रखा जाता है डेल्टा, एंड 0.05 बार फॉर हैवी क्रूड्स होता है, क्योंकि हैवी क्रूड्स के अंदर जाहिर सी बात है पानी अब जितना ज़्यादा डालेंगे आपका ऑपरेशन एक्सपेंसिव होता जाएगा। पानी का रेशो ज़्यादा है, क्रूड का रेशो कम है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, डिसॉल्टिंग का फिनोमेना मतलब इनिशिएट ही नहीं हो रहा, डिसॉल्टिंग इनिशिएट ही नहीं हो रही, ये भी एक वजह आ जाती है। ये बाज़ वक़्त आप पानी इतना कम मिक्स करते हैं कि आपका ऑपरेशन बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, बिजली आपकी बेतहाशा खर्च कर रही होती है। ठीक है, ऑपरेशन रेंज हमारे पास 0.35 टू 1.75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, नॉर्मल रेंज हमारी 0.49 टू 0.79 होती है। ये कह लें लिटरेचर रिव्यूड है, ठीक है ना। सर ये हैवी क्रूड के लिए सर ज्यादा प्रेशर ड्रॉप नहीं लेना चाहिए हमें? हैवी क्रूड में क्या आपको लगता है कि आपके पास ज्यादा प्रेशर ड्रॉप से काम चल जाएगा? देखिए हैवी क्रूड बाय डिफॉल्ट उसके अंदर हैवियर इतने मौजूद हैं, केवल तो सॉल्ट का जो जिक्र है ना, सॉल्ट से हट के सल्फर का ज्यादा जिक्र आ जाएगा वहां पे, ठीक है। और हमारे पास कंपेरेबिलिटी अगर देखी जाए, कंपेरेबिलिटी के लिहाज से 1.5 बार का प्रेशर सेंस नहीं बनाता, क्योंकि आपके पास नॉर्मल केसेस में हैवी क्रूड्स जब भी आपके पास यूज किए जा रहे होते हैं तो ये 3 स्टेजेस तक चले जाते हैं। 3 स्टेजेस भी लगती हैं, 4 स्टेजेस भी लगती हैं। 3 स्टेजेस आपके पास कहने एग्जिस्ट करती हैं हैवी क्रूड्स के लिए, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता मिक्स आउट कर रहे होते हैं। पानी का रेशो बहुत वो फिक्स्ड डालते हैं। जैसे हमारे पास अभी एक रेशो मौजूद होता था ना कि हम कहते थे 4 to 5% या 3 to 8% ऑफ द टोटल क्रूड रेट आपके पास है, ठीक है। उधर थोड़ी सी डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, देन कम्स द क्वांटिटी ऑफ वॉश वाटर इंजेक्टेड। वॉश वाटर मैंने यहाँ पे लिखा है, पीछे मैंने डीमिनरलाइज वाटर का जिक्र किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द फिगर, ठीक है ना। इसको मिक्स आउट नहीं करेगा, क्या लें वहां पे डीमिनरलाइज वाटर था, यहाँ पे ताज़ा पानी अवेलेबल है, लेकिन हम बात ताज़े पानी के लिहाज से करेंगे। वाटर इज इंजेक्टेड नॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 to 8% ऑफ द करंट क्रूड फीड रेट। अगर आपका 50,000 बैरल्स पर स्ट्रीम डे की फीड रेट है, ठीक है, आप उसका 3% निकाल लें, आप उसका 4% निकाल लें, आप उसका 5% निकाल लें, यानी कि 50,000 का 5% कितना बनेगा? लेट सपोज जितना ही बनता है, ठीक है ना, वो एक सर्टेन अमाउंट होगी बैरल्स में, 3000 बैरल्स होगी, 3500 बैरल्स होगी, उतना पानी अपने ऐड करना है। Addition of water increases the coalescence rate. If less quantity is used, then desalting efficiency will reduce due to inability to contact with all brine droplets. If too much quantity is used, desalter may short out, ये may होगा, may नहीं होगा, desalter may short out or current flow will rise to the point that the operation becomes expensive. Let's suppose Kuwait crude जो कि normally 22.7 API का होता है requires 7 to 8 water addition relative to the crude rate. अब ये quantity of wash water है, ये crude के ऊपर डिपेंडेंट है। आपके पास एक टेबल 4 गिवन है नीचे जो कि एवरेज डिसॉल्टिंग कंडीशंस का जिक्र करता है। इधर आपके पास एक बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ये क्रूड की ग्रेविटी कितनी है, डिसॉल्टिंग का टेम्परेचर कितना को रखना चाहिए और वाटर रेशियो कितना को एड अप रखना चाहिए। ये आपके पास प्रैक्टिकल रूल ऑफ थंब है, प्रैक्टिकल रूल ऑफ थंब रखा जाता है ये कि हमने कितनी एपीआई, क्योंकि ये हर रिफाइनरी इसको फॉलो करने की कोशिश जरूर करेगी, ठीक है ना, लेकिन बेटा जो आपकी प्रैक्टिकल कंडीशन होती हैं, जो आपकी प्रैक्टिकल ऑपरेटिंग कंडीशन होती हैं, वो क्वाइट डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन लिखी हुई है। ग्रेटर देन 40 एपीआई का क्या लिखा है, 2 से 4% है। 30 to 40 API क्रूड जो कि नॉर्मली हमारी रेंज है, हमारे पाकिस्तान में रेंज, इसी रेंज का क्रूड इंपोर्ट होता है और हम इसी को इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास वो रेंज आती है 4 to 8% या 3 to 8% की, ठीक है। बिलो 30 हमारे पास क्रूड नहीं इंपोर्ट होता, ना हम इस्तेमाल करते हैं, ना पाकिस्तान की रिफाइनरीज हैवी क्रूड के लिए डिज़ाइन की गई हैं। और अलबत्ता हमारे पाकिस्तान में भी जितना क्रूड जो बनता है, सॉरी आपका जो एक्सट्रैक्ट आउट होता है वो भी आपके पास लाइट क्रूड ही कहलाता है। अब 40 उनकी एपीआई होती है। प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द मिक्सिंग वाल्व, क्वांटिटी ऑफ वॉश वाटर इंजेक्टेड, बेटा ये अंडरस्टूड है बच्चों को। डिसॉल्टिंग के टेम्परेचर पे आ जाते हैं। सेटलिंग रेट, सर ये कोलसेंस रेट ये बताओ सर थोड़ा सा। कोलेसेंस रेट ये होता है कि आपके पास एक चीज जमा होती जा रही है, कोलेस कर रही है, यानी कि वो कह रहे हो ना आपके पास कभी पानी में फिटकरी डाली है बेटा,
कभी किसी बच्चे ने पानी की बाल्टी में फिटकरी डाली बेटा? जिसे बाल्टी को साफ करने के लिए हम डालते हैं, फिटकरी डालते थे। मेरे पास एक जगह पे बहुत सारी कह लें कि मिट्टी है, सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, माइक्रोन साइज में सॉलिड्स हैं, और उसके अलावा क्या कह लें अदर एक्सटर्नल फॉरेन मैटर बहुत सारा मौजूद है। ठीक है, अब उसको मैं ग्रेविटी सेटलिंग के तहत तो नहीं नीचे बिठा सकता, ऐसा ही है। ठीक है अब्दुल्ला, सुन रहे हो? यस सर, टाइम ग्रेविटी टाइम लगेगा। सेटलिंग, हाँ ठीक है ना, टाइम लगेगा। अब मैंने एक तरीकेकार अपनाया कि यार पानी को अगर तेल के साथ मिक्स किया जाए, वो एक कंडीशन आपके सामने बयान की थी, किस तरीके से प्रेशर से खेलते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, वो पानी मिक्स होकर सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि देखें क्रूड के अंदर आपके पास लेट्स सपोज अगर 15,000 बैरल्स एक साथ एक डिसॉल्टर के अंदर आ रही है कैपेसिटी, अब पानी उसके लिहाज से उसके अंदर ऑलरेडी पीछे से एडअप हुआ है। ठीक है, अब पानी अगर ज्यादा होगा, लेट सपोज मुझे नहीं पता उस डिसॉल्टर के अंदर क्या कैपेसिटी है, बस वो अंदर आ गया, मैं एक हाइपोथेटिकल एक फिगर रख रहा हूँ कि लेट सपोज अगर उसकी पर्टिकुलर वैल्यू है 15,000 बैरल है, उसके साथ 3-4 हज़ार बैरल पानी है। ठीक है, जर्नलाइज्ड जो टेक्निकल सर्विस प्लांट का मुझे कहता था, वो कहता था 2,500 तक भी पानी हो तो बहुत बेस्ट है। यहाँ पे एक नीचे सेकंड लाइन में कहती है एडिशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस द कोलेसेंस रेट। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है विद रिस्पेक्ट टू टू इलेक्ट्रोड्स डिसॉल्टर के अंदर जो प्लेस्ड होते हैं आपके, जितना पानी आपका, जितना आपका जो इमल्जन होगी, जो कि इमर्स्ड होगी, सबमर्ज्ड होगी दोनों इलेक्ट्रोड के साथ, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बहुत अच्छा कैरियर है उसके लिए। जब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट उसके वाटर के थ्रू ट्रेवल आउट करती जाएगी, आपके पास जितने सॉल्ट्स होंगे वो क्या करेंगे, वो अपनी जगह पे क्या होंगे, चार्ज जाहिर सी बात है आयनाइज होगा, आयनाइज होके वो क्या करे, चिपकने की कोशिश करेगा, वो दूसरे सॉल्ट के साथ चिपकेगा, वो फिर तीसरे के साथ चिपकेगा, चौथे के साथ चिपकेगा, वो चिपकते चिपकते जो ना आपके पास एक अलग सा एक लंप बन जाएगा, एक जैसे कह लो कि रेवड़ टाइप बन जाएगा, छोटे छोटे रेवड़ बन जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी नीचे बैठ जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड है, ये तो चीज गिवन है। पानी ज्यादा होगा तो फायदेमंद है, कम नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। पिक कर रहे हो मेरी बात? जो कोलेसेंस का रेट है वो इलेक्ट्रिसिटी डोमिनेंट है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड होगी तभी आपके वो क्या होंगे, सॉल्ट्स कोलेस करेंगे, आपस में जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ, जुड़ के बाय ग्रेविटी नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है आपके चार्ज जब आयनाइज हो जाते हैं, पानी के चार्जेस को भी आयनाइज करेंगे ना बेटा, जाहिर सी बात है फिर वो आपस में फिर जाके वो क्या करेंगे, सॉल्ट्स गैदर करना कर देंगे शुरू। If less quantity is used, then desalting efficiency will reduce to enability. वो ठीक है, वो हमने पढ़ लिया था। सेटलिंग रेट पे आ जाते हैं। सेटलिंग रेट डिपेंड्स अपॉन द सर डेंसिटी। ये जी जी, वाटर आप बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा उतना अच्छा होगा, मतलब कि क्रूड का कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं होगी कि यानी कि इतने बैरल के लिए हम इतना वाटर यूज करेंगे? मेरी बात पे दोबारा गौर करना। 3 से 8% क्या क्या गिवन है? 3 से 8% रेंज बता दी है कि 3 से 8% ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं जाना। इससे ज्यादा जाएंगे तो बेटा फायदा नहीं रहेगा। यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है कि कौन जो डिसॉल्टर के अंदर आपने एडिशन ऑफ वाटर डालेंगे, एडिशन ऑफ वाटर से मुराद उसका ये नहीं कि पानी बहुत ज्यादा डाल दो, वो कह रहा है पानी ज्यादा होगा तो कोलेसेंस का रेट ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लोबिलिटी अच्छी होगी, पानी का रेशो ज्यादा होगा, तो उसमें कोलेसेंस आपकी अच्छी हो जाएगी, जो आपके पास जो कह लें सॉल्ट्स की होगी। लेकिन ये सिर्फ कहने के लिहाज से कह रहे हैं, पानी का एक रेशो फिक्स्ड ही रखा जाता है और हम कोशिश करते हैं विद इन दैट पर्टिकुलर रेशो ही हमारे पास सॉल्ट्स सेटल डाउन हो जाए। क्लियर है? सही है सर। ठीक है जी। डिसॉल्टिंग टेम्परेचर पे सेटलिंग रेट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। बहुत अच्छा जिक्र कर दिया। क्या पहली लाइन से आप सब मुत्तफिक हैं कि सेटलिंग रेट डिपेंड करता है डेंसिटी और विस्कोसिटी पे? ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर का जो जिक्र आ रहा है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। कंडक्टिविटी का जिक्र आ गया। कंडक्टिविटी किस चीज की होगी? सर वाटर की। एग्जैक्टली, कंडक्टिविटी आपकी वाटर की ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन क्या हम इस ऑपरेशन को एक बहुत ही अच्छे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे लेके चले जाएं? नहीं, ऐसा नहीं होता।
नॉर्मल टेम्परेचर्स क्या वेरी करते हैं 50 to 150, ठीक है। कैपेसिटी डिपेंडेंसी आ जाती है, कैपेसिटी पर डिपेंडेंट हो जाता है कि कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। ऑपरेशन रेंज हमारे पास 125 to 130, नॉर्मली आपके पास 128 रखा जाता है, 129 फिक्स ऑपरेशन रखा जाता है, लेकिन ऑपरेशनल रेंज हम कह रहे हैं कि 125 to 130 है। ओवरऑल नॉर्मल रेंज ऑल ओवर पाकिस्तान देखी जाए तो 105 से 130 के दरमियान टेम्परेचर होता है, नॉर्मल जो होता है लोग रखते हैं, ठीक है ना। देन आपके पास कंडक्टिविटी का जिक्र आ जाता है। सर आपने कहा था पिछली क्लास में कि 150 तक भी आ सकता है टेम्परेचर। 150 तक आ सकता है, आता भी है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, देखें 150 का टेम्परेचर आ जाता है तो फिर प्रेशर भी उस लिहाज से मेंटेन रहना चाहिए। मैं प्रेशर कैसे मेंटेन रखूंगा, ये भी एक चीज़ है, क्योंकि अगर ठीक है आप सर। प्रेशर मेंटेन रखेंगे, देखें फिर आपको ऑपरेशन, अब अपने ये देखना आपका ऑपरेशन एक्सपेंसिव होता जा रहा है या इकोनॉमिकल होता जा रहा है। आपने यहाँ पे देखिए एक्सपेंसिव डिसऑल्टर होगा के सर। अंदर ये चीज़ है ना, आपके पास देखो जो रिफाइनर होता है ना, वो बिल्कुल मेमनों की तरह सोच रहा होता है। वो देख रहा होता है कि मेरा प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर ज्यादा कहाँ बन सकता है, मेरा मार्जिन कहाँ पे प्रॉफिट का आ सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है उसने इकोनॉमिक्स को बिल्कुल मिनिमाइज नहीं कर सकता ना, जहाँ बिजली इस्तेमाल होनी है बिजली इस्तेमाल होनी है, ठीक है। अच्छा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सर ये कंडक्टिविटी। पीछे पेज पर एक डायग्राम वो ग्राफ है ना सर, वो भी डिस्कस कर लेना सर। यार ग्राफ में बेटा कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है। वाई एक्सिस पे आपके पास सॉल्ट कंटेंट ऑफ एफ्लुएंट क्रूड है, जो कि हम लोग पाउंड्स पर 1000 बैरल्स के लिहाज से जो जिक्र हमने शुरू किया था, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आपको डेल्टा पी बता रहा है। जब डेल्टा पी जीरो था, सॉल्ट कंटेंट पाउंड्स पर 1000 बैरल के लिहाज से कितना था, 60 पे था। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक टाइम पे जाके वो सारा सॉल्ट कंटेंट क्या हुआ, नीचे बैठ गया, नीचे बैठ गया, अब खत्म हो गया, डिस्पर्स हो गया। डिस्पर्स होकर लम्स बनना शुरू हो गए। फिर वॉल्यूमेट्रिक परसेंट ऑटोमेटिकली आपको नजर आ जाएगी इंक्रीज होती हुई राइट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस। ये बता रहा है कि डेल्टा पी को किस तरीके से आप कम करोगे तो क्या चीज बढ़ेगी, क्या चीज कम होगी। पिक कर रहे हो मेरी बात। सर ये वॉल्यूमेट्रिक परसेंट किस चीज का है, लम्स का? ये वॉल्यूमेट्रिक परसेंट आपके पास सॉल्ट्स का कि कितना कितना आ जाएगा। वो लम्ब जाहिर सी बात है, उसको वॉल्यूमेट्रिकली हम देख लेना कि मिक्सर के अंदर किस तरह से मौजूद है। हम कहेंगे 1% उसका है, 1.5% है, 2% है। समझ चलो रहे हैं ठीक। आप? ये प्रेशर डिपेंडेंसी है कि प्रेशर के वेरिएशन से आप किस तरह जा सकते हो। अपने डेल्टा पी को तुम 0 की तरफ लेके जाओ, अपने डेल्टा पी को 5 की तरफ लेके जाओ, ऑटोमेटिकली यू ठीक विल है। अंडरस्टैंड कहाँ पे मेरी वॉल्यूमेट्रिक परसेंटेज। कंडक्टिविटी पे आ जाते हैं। As temperature increases, conductivity will increase. As water injection increases, then conductivity will increase until it reaches where desalter may short out. Conductivity becomes acceptable between a pH of 6.5 to 8.5. ठीक है। The optimum pH is normally 7 से 7.5 but varies depending upon the crude oil. कॉस्टिक बहुत ज्यादा ऐड किया जाता है, हाँ, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कॉस्टिक की। इज एडेड एज अ पीएच कंट्रोलर, क्योंकि हमारे पास देखें अब आ जाती है लोकेशन ऑफ रिफाइनरीज। अगर देखा जाए, अगर आप मुल्तान का जिक्र करेंगे तो वहाँ पे वाटर की एम्पल सोर्स है, सॉफ्ट वाटर की एम्पल सोर्स है। लेकिन अगर आप बाइको का जिक्र देखते हैं तो बेटा बाइको के पास हब रिवर है। हब रिवर एक्सट्रीमली सॉल्टी वाटर है, एक्सट्रीमली सॉल्टी वाटर है। बाइको में आपके पास आरओ प्लांट्स लगे हुए हैं। आरओ प्लांट्स से उनकी टीडीएस टीएसएस कम करने के बाद, पिक कर रहे हैं मेरी बात, टीडीएस एंड टीएसएस, डू यू गेट द एब्रिविएशन? एब्रिविएशन आती है सबको? यस सर आती है। यस सर। टीडीएस एंड टीएसएस आपकी रिड्यूस एप्रिशिएबल क्वांटिटी तक रिड्यूस हो जाएगा, हम उसको फ्रेश वाटर कंसीडर कर सकते हैं, तब यूज किया जाता है। अब इससे अंदाजा लगा लें तो आपके पास जिस पानी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस पानी के अंदर फिर आपको क्या होगा, पीएच का भी जिक्र आ रहा है, उसकी पीएच भी कितनी हाई होगी, ठीक है ना। इन दैट पर्टिकुलर सेंस आप अगर आप देख लें, हमारे पास रिफाइनरी की अवेलेबिलिटीज के लिहाज से पानी का सोर्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है। In the high pH ranges, the sodium naphthanates formed by the reaction of caustic and naphthenic acids in the acids का जिक्र किया था मैंने, ऑक्सीजन कंपाउंड्स, फिनोल्स, क्रिसोल्स, सबका जिक्र आ रहा था कि ये सारी चीजें मौजूद होंगी। तो आपका कॉस्टिक ज्यादातर किस चीज को हिट करेगा, नैप्थेनिक एसिड्स को। इन द क्रूड एक्ट एज इमल्जन स्टेबलाइजर एंड द इमल्जन बिकम्स वेरी हार्ड टू ब्रेक, ठीक है। कॉस्टिक भी आपके पास इंजेक्ट होगी, डब्बे नहीं डाले जाएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। कॉस्टिक की इंजेक्शन की जाएगी और डिमल्सिफायर की भी इंजेक्शन की जाती है। वो नॉर्मल केसेस में 3 ppm रखी जाती है, 5 ppm भी रखी जाती है, ठीक है ना। हार्डली कह लेंगे मतलब
हाईली विगरसली वो जो ना सेपरेट आउट कर देता है. देन कम्स वोल्टेज, जो आपके पास अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई होती है. फॉर गुड डिसॉल्टिंग अप्रोक्सीमेटली 3000 वोल्ट्स पर इंच ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इज रिक्वायर्ड. ठीक है ना. अगर आप नॉर्मली, अगर आपके पास डाया पर इंच के लिहाज से देखा जाए, एक डिसॉल्टर का डाया नॉर्मली आपके पास 8-8.5 फुट होता है. ठीक है ना. ओवल शेप में आपका बिलेट्स की तरह होते हैं डिसॉल्टर जो होते हैं. ठीक है. A high voltage field called the secondary field of about 1000 volt per centimeter between the two electrodes is applied. The ionization of the water droplets and coalescence takes place here. A primary field of 600 volt per centimeter between the water crude interface and the lower electrode is applied. Lower electrode कहाँ पे? एक ऊपर वाली है और एक नीचे वाली है. ठीक है. If the voltage is above 3000 volts per inch, डिसॉल्टर आपका शॉर्ट आउट भी कर सकता है, ट्रिप भी कर सकता है, या करंट फ्लो विल राइज टू द पॉइंट वेयर ऑपरेशन बिकम्स एक्सपेंसिव. वही बात आ जाती है, इकोनॉमिक्स आपकी डिफेक्ट आउट हो जाती है. ठीक है. इफ द वोल्टेज इज बिलो 3000 देन डिमल्सिफिकेशन बिकम्स पुअर. तो वोल्टेज की बेटा आपके पास कह लें कि बिल्कुल अनइंटरप्टेड फ्लो चाहिए आपको. कौन सा फ्लो चाहिए बेटा? इलेक्ट्रिसिटी का अनइंटरप्टेड फ्लो होना चाहिए आपके पास. Then comes the pressure. Pressure should be high enough to prevent any vaporization of light components within the desalter. An operating pressure of 1.4 to 3.5 kg per centimeter square above the vaporization pressure at a given temperature is normal. ठीक है. Raising the water level, crude water interface level. Raising the water level reduces the settling time for the water droplets in the crude oil, thus improving the desalting efficiency. However, if the water level gets too high, reaches the lower electrode, it shorts out the desalter. Lower level से भी नीचे नहीं आना चाहिए. Since the primary electric field depends on the distance between the lower electrode and the water crude interface, it is always better to keep the level constant for a stable operation. देन हमारे पास डिसॉल्टर की कुछ टर्मिनोलॉजीज का जिक्र आ जाता है कि रेमनेंट ब्राइन क्या चीज़ है. ये बेटा गालबन आप लोग देख लीजिएगा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ग्राफ है, ग्राफ को भी एक दफ़ा नोट डाउन कर लीजिएगा. उसकी एक अंडरस्टैंडिंग मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी है. डाइल्यूशन वाटर में कितना चाहिए, कितनी उसकी रेंज होती है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है. ठीक है. डिसऑर्डर की एबनॉर्मैलिटीज और उसकी रेमेडीज क्या हो सकती है. ज़्यादातर डिसऑर्डर में क्या एबनॉर्मैलिटीज आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कॉजेस हैं, उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं. ठीक है बेटा. ये आपका गालबन डिसॉल्टिंग का चैप्टर क्लोज हो गया. सब बच्चों को गालबन सही चीजें समझ आई हैं? बेहतर है. एक्सक्यूज मी सर. सर जी जी, ये अपलोड कर दें प्रेजेंटेशन. ये मैं भी अपलोड कर देता हूँ बेटा, नो इशू, ये भी कर देता हूँ. 1, 2 and 5, 3 and 4 पेंडिंग है, वो मैं बेटा मोस्ट प्रोबेबली आज या कल कर दूंगा आपको इंशाल्लाह. ठीक है. आप लोग के लिए हर लिहाज से प्रिपेयर कर रहे थे. जी जी सर, आपने जो वो कंडक्टिविटी का जो जिक्र किया, कंडक्टिविटी मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, तो किसकी है, वाटर की है ऑयल की है? कंडक्टिविटी बेटा ऑयल देगा या वाटर देगा? मतलब वो दोनों की हो सकती है, Electric- ऑयल की भी हो. अगर ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो ऑयल भी तो कंडक्टिव हो सकता है. ऐसी प्रैक्टिस देखी है आपने कहीं? ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ऑयल की कंडक्टिविटी आपने कहीं ऐसे नोट डाउन की है कि ऑयल कंडक्टिविटी दिखाता है इलेक्ट्रिसिटी की? नहीं, वो तो उस पर डिपेंड करता है ना. ऑयल के अंदर अगर सॉल्ट्स अगर आपके पास डिजोल्व हैं ऑयल के अंदर तो वो तो दिखाएगा ना कंडक्टिविटी. तो देखें, वाटर के ड्रॉपलेट्स आयनाइज होंगे तो वो सॉल्ट को जाके छेड़ेंगे ना बेटा. पिक कर रहे हो मेरी वो बात? तो पहले से है ना, वाटर तो पहले से है उसके अंदर, ऑयल के अंदर, तभी तो सॉल्ट है ना. अब तो पिक करो फर्दर मेरी वाटर बात. ऐड कर रहे हैं. जो पानी ऐड हो गया है मिक्सिंग वॉल्व पे आपका, ठीक है ना, जो पहले ऐड हुआ हो या जो हुआ वो एक बात की बात है. जो मिक्सिंग वॉल्व पे मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना. रिफाइनरी प्रैक्टिस क्या लेके चलती हैं, बुक्स आपको कहती है कि डिसॉल्टर के अंदर घुसने से पहले एक मिक्सिंग वॉल्व लगा दो. नॉर्मल केसेस में रिफाइनरी से प्रैक्टिस ये होती है कि क्रूड चार्ज पंप जो होता है ना बेटा आपका, जो मेन फीड पंप होता है, फीड पंप पे ही आपका पानी ऐड हो जाता है. वहां पे आपका एक सर्टेन रेशियो ऐड हो जाता है. अब ठीक है, अब बात आ जाती है अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. अब टेम्परेचर आप कितना बढ़ाओगे? लेट्स सपोज टेम्परेचर का एक मैंने एक नॉर्मल कितना हमने रेंज रखी हुई है,
लेट्स सपोज 50 to 150 रखी हुई है। अब एक टेम्परेचर जितना बढ़ता जाएगा आपकी डेंसिटी लूजन आउट होगी। क्रूड की जब डेंसिटी लूजन आउट होगी उसके अंदर जो सॉल्ट कंटेंट है वो लूजन आउट होंगे। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ बेटा, जो सॉल्ट हिलेगा अपनी जगह से वो हिलेगा वाटर के ड्रॉपलेट्स के आयनाइज होने की वजह से, क्योंकि पानी ने अपने अंदर बिजली को अच्छे तरीके से समोना है और बहुत तेजी से आगे पास आउट करेगा। तेल की ऐसी क्वालिटी नहीं है, ना कि रिफाइनरी में मैंने काम किया, मैंने देखी है तेल की ऐसी क्वालिटी। अगर पानी कम हो, इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप कंडक्टिविटी का हम जिक्र कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से क्या हमारे पास तब भी सेपरेशन हो जाएगी? नहीं होगी बेटा, कभी भी नहीं होती। डिसऑर्डर ऑपरेशन मैंने देखा। अगर फिर तो मतलब टेम्परेचर जितना मर्जी इंक्रीज कर दें फिर तो नहीं, जितना मर्जी कैसे इंक्रीज करोगे? तुमने वेपराइजेशन को तुमने कंट्रोल नहीं करना। तो फिर आप वो प्रेशर भी तो बढ़ा रहे हैं ना, तो फिर नहीं होगी तो वेपराइजेशन तो बेटा ओवरऑल तुम प्रेशर भी तो बढ़ रहा है। एक देखो, तुम टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हो, प्रेशर भी बढ़ा रहे हो, वेपराइजेशन भी तुम नहीं, मैं टेम्परेचर इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि उसकी कंडक्टिविटी अच्छी हो और कोलेस्टेंस अच्छा हो। देखिए नॉर्मल केसेस में मैं वो बता रहा हूँ ना, रेंज मैंने जो रेंज देखी है, जो प्रैक्टिस रेंज देखी है, 125 से 130 सेंटीग्रेड मैक्स होता है। 129 का टेम्परेचर कॉन्जेक्टिवली फॉर 3 to 4 ईयर्स चलता रहा है। ये पाकरम रिफाइनरी की प्रैक्टिस रही है, ठीक है। ये टेम्परेचर मैं आपको बिल्कुल रियल टाइम बता रहा हूँ। अगर आप ये कहते हैं कि सर चले ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन सर क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, हम इस टेम्परेचर को ज़्यादा भी लेके जा सकते हैं। थ्योरेटिकली आप बिल्कुल राइट हो, प्रैक्टिकली भी तुम बिल्कुल राइट हो, या हाँ सर ऐसा किया जा सकता है, लेकिन बेटा ऑपरेशन आपका इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। आप बिजली ज़ाया कर रहे हैं। बिजली का जितना काम पानी के तहत हो रहा है वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि उसने एक क्राइटेरिया बयान करा हुआ ना कि 3000 वोल्ट पर इंच का डिस्टेंस इतना होना चाहिए, यानी कि पर इंच पे 3000 वोल्ट का जिन्हें हिसाब किताब होना चाहिए। इसने इनिशियली क्या बोला था कि 30,000 तक की बिजली इस्तेमाल होनी चाहिए, 30,000 वोल्ट की, ठीक है। तो इस लिहाज से आप सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि जो रिफाइनर होगा ना बेटा, वो इस ऑपरेशन को, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझ लो 3-4 यूनिट के जितने पंप्स मिला दो ना, वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं खींचेंगे जितना ये एक डिसऑर्डर इलेक्ट्रिसिटी खींच लेता है। वो इसको बहुत ही टाइमली लेके चलते हैं, उसको बहुत टाइमली रखते हैं कि यार हमने टेम्परेचर कितना को अचीव करना है, हमने इलेक्ट्रिसिटी कितनी को हम दे सकते हैं। वैसे तो पीछे तो एम्पल होती है, 6-6, 10-10 मेगावाट अपनी बना रहे होते हैं, 15-15 मेगावाट ऑलरेडी इनको मिल रही होती है, नेशनल ग्रिड से मिल रही होती है। लेकिन तब भी बेटा वो ऑपरेशन को उन्होंने बिल्कुल स्टेबल रखना है, अपनी जेबों को देख के चलना होता है। वो कहते हैं कि हमारे पास अगर 3 to 8% पानी के इंजेक्शन से हमारे पास इनफ 99% रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स टेक प्लेस कर रहा है, तो व्हाई नॉट? पानी क्यों ज्यादा बढ़ाएं? 4% पे अगर हमारा सॉल्ट 99% हो रहा है, टेम्परेचर हमारा लेट सपोज 105 पे भी चल रहा है, हमारा 110 पे भी चल रहा है, ऑपरेशन पे डिपेंडेंट है ना बेटा, ऑपरेशन पे डिपेंडेंसी पे बात आ जाती है। पिक कर रहे हो बात? क्लियर है अहमद? सर आपकी बात तो पिक कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बात की थी टेम्परेचर की, आप इलेक्ट्रिसिटी पे ले गए। टेम्परेचर को कितना बढ़ाना है कि कंडक्टिविटी ज्यादा हो? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो कम होनी चाहिए ना। आप बोल रहे हैं वो भी बढ़ जाएगी। बेटा टेम्परेचर जब बढ़ाओगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, टेम्परेचर आप जब बढ़ाओगे ना, कंडक्टिविटी आपकी एक लिमिट तक बढ़ेगी, उस लिमिट के बाद वो थ्रेशोल्ड कट ऑफ चला जाता है। टेम्परेचर एक लिमिट तक बढ़ाओगे ना, अगर 105 है तुम कितना तक लेके जा सकते हो? 130 तक ले जाओ। सर 105 पे मैंने अच्छा पहली बात तो ये कि तुम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को किस तरीके से एग्जामिन करोगे कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विद इन द डिसऑर्डर तुम किस तरीके से रेंज आउट करोगे? पॉसिबिलिटी सवाल की बहुत सही है कि सर कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाए तो बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी तो कम ही इस्तेमाल होनी चाहिए। जब टेम्परेचर से मैं अंदर की नमकियात तेल की हिला सकता हूं तो बिजली क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? लॉजिक बैठ रही है इस सवाल पे? नमकियात नहीं हिल रही बेटा, नमकियात को एनर्जाइज जो कर रहा है वो वाटर का ड्रॉपलेट है, जो कि बिजली की वजह से आयनाइज हुआ, उसने जाके सॉल्ट्स को डिसिपेट करा, डिसिपेट करके क्या करेगा वो, फिर कोलेसेंस का एक पीरियड बैठेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? आप अगर पानी मौजूद है, मैं तब टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूँ, लेट सपोज पानी के एक रेशो से ज्यादा मैंने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर भी वो मैंने मेंटेन रखा हुआ है, वेपराइजेशन भी टेक प्लेस नहीं कर रही, स्टिल lesser quantity of water will not affect the conductivity
क्योंकि जैसा कि लिखा हुआ है टेम्परेचर से कंडक्टिविटी बढ़ती है। यही सवाल है ना बेटा तुम्हारा, पानी जी रहे या ना रहे, एक सर्टेन लेवल पे रहे या ना रहे, टेम्परेचर कंडक्टिविटी बढ़ाता है। बेटा पानी कैरियर है, तेल कैरियर नहीं है। तभी तो इमल्जन बना रहे हो कि पानी की लेयर बाय लेयर बनती रहे, कि इलेक्ट्रिसिटी यूनिफॉर्मली जनरेट हो। एक कर रहे हो मेरी बात? इमल्जन बनाने का मकसद क्या था? कि लेयर के ऊपर लेयर चढ़ती रहे, ताकि इलेक्ट्रिसिटी इक्वली हर हर लेयर को पेनिट्रेट करती हुई जाएगी। ऐसा ही है। अगर इमल्जन नहीं होता तो बेटा लेयर बनती ही नहीं, लेयर्स बनती ही नहीं, ये डेल्टा पी देने का मकसद ही पूरा खत्म हो चुका होता। गेट द पॉइंट? सही है सर, आपको पॉइंट सही है। सही है बेटा, मुतमईन हुए हो या नहीं हुए, मैं अभी भी टाइम देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, आपका पॉइंट तो सही है, जो आप बात कर रहे हैं वो सही है। तुम्हें समझ आ रही है कि ये सही बात है? तुम एक्सेप्ट कर रहे नहीं, हो कि सही बात? आप जो बोल रहे हैं वो तो सही है, एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं। लेकिन मैंने जो है ना वो एक जगह ये देखा था कि टेम्परेचर अगर एक बढ़ाते रहेंगे जगह ना तो देखो, आइस बात सुनो, तो। एक नहीं, जगह मेरे ख्याल से देखो। वो फहीम की बुक की थी, एक जगह हाँ नहीं, फहीम की शायद बुक थी। हाँ, फहीम की बुक थी बेटा मेरे सामने। उसके ये बेटा ये उंगलियां तोड़ना होती है बेटा, पहले बता रहा हूँ। जब सवाल पूछो तो उसके पीछे एक पूरा बकायदा एक रेफरेंस होना चाहिए। आउट ऑफ द मतलब वे मैंने सवाल बताया आता था है ना। फहीम की। फहीम की है, चलो ठीक है, गुड हो गया। उसके देखो मैं अंदर आपको ऑयल मैं की, हाँ, मैं समझ गया हूँ मेरी मतलब बात। टेम्परेचर इंक्रीज करने से ऑयल की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ये लिखा हुआ था, इसलिए मैंने पूछ रहा था चलो कि। मैं दोबारा गो थ्रू करते हैं, भी देख लेते हैं, भी दोबारा देख लेंगे। अच्छा ये भी हो गया, क्रूड वाटर इंटरफेस भी हो गया। टर्मिनोलॉजीज बेटा देख लीजिएगा, मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। अभी हम फिर एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये पाउंड्स, मतलब ये बेसिकली सॉल्ट का एक रिलेशन मैंने थोड़ा आप लोग के लिए अलग से निकाल के रखा था, कि आपके पास रेमनेंट वाटर, जो रिमेनिंग वाटर है, जो सैलिनिटी का जिक्र आता है, कितनी सैलिनिटी है। जाहिर सी बात है, जब BSMW का जिक्र आता है तो आपके पास या तो PTV लिखा हुआ आता है क्रूड एसे पे, यहाँ पाउंड्स पर बैरल लिखा हुआ आता है। 20 पाउंड होता है, 10 पाउंड होता है। ये इस तरह से भी आपके पास एक रेंजेस लिखी हुई आती है। फिर आपके पास PPM की रेंजेस भी आती हैं, ठीक है ना। पार्ट्स पर मिलियन कितनी, 40,000 है, 30,000 है, 20,000 है, 25,000 है, ठीक है। ये उस लिहाज से एक न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट। सर आपने थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कहा था करने हैं फहीम के। बच्चों ने किए हैं? नहीं, मैं आपसे कल पूछा था कौन सा करना है, आपने बताया ही नहीं। वो बेटा मैं बताऊंगा, वो एक मैं आपको आज ही, बल्कि मैं आप लोग को, हाँ आप लोग का असाइनमेंट भी ड्यू है, आपको असाइनमेंट भी आज ही अपलोड कर दूंगा। वो रिलेटेड उसी से था बेसिकली। जस्ट अ मोमेंट बेटा, एक मिनट रुकिएगा, मैं बुक्स ओपन कर लूँ। अच्छा बेटा, आप लोग फ़हीम को रेफ़र कर रहे हैं तो फ़हीम के साथ साथ, अब जैसे मैंने डिसॉल्टिंग, मैंने तकरीबन 6 किताबों से देखा। 6 किताबों में जो सबसे सबसे यकसां जो चीज़ थी, जो सबसे कह लें कॉमन चीज़ थी, वो प्रेजेंटेशन में डाल के आपको पेश की गई है। तो आप लोग भी कैसी तरी यही पैटर्न फॉलो करते हैं किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए? ये इतनी मेहनत कोई नहीं करता है कि किताब को देखते हैं लोग। अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, कॉन्सेप्ट बेटा आपका अच्छा क्लियर हो जाता है। अब एक बुक को रेफर नहीं, अब कम से कम 2 से 3 बुक्स को रेफर करें, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बैठेगी आप लोगों की। एक मिनट बेटा। जस्ट
फाइम की बुक से ही देखें बेटा, एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन। बच्चे फाइम की बुक को फॉलो कर रहे हैं ज्यादा। जी सर, फहीम आसान लिखा है उसमें, जी मतलब सर। ठीक है। अच्छा बच्चा, आप लोग की पहली क्लास की अटेंडेंस ले ली है मैंने, ठीक है। दूसरी क्लास की अटेंडेंस गालिबन बाद में ले लेते हैं। 48, 20, 40। बेटा क्लासेस का 1 फरवरी से कंफर्म है आप लोग की क्लासेस जो खुल रही हैं इन पर्सन? पता नहीं सर अभी तक। चलो एक मिनट। सर 15 को सुना था ना कि इजलास होगा दोबारा से, फिर उसमें कंफर्म होगा। तो मुझे होती तो नजर नहीं आ रही वैसे, नहीं ख्याल शुरू होंगी। अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह आसानी फरमाए इंशाल्लाह। चले जी, नाउ वी विल स्टार्ट विद द एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन। बेटा सारे बच्चे साथ चल रहे हैं ना, सबको समझ आ रहा है अभी तक जितना हमने पढ़ा है स्टार्ट से लेके अभी तक? ये अभी सर की बातें हैं। जी सर, समझ आ रहा है। दूसरे बच्चों को आगे वाले रोल नंबर 60 प्लस रोल नंबर जो हैं। यस सर। और गालिबन और भी हैं, 60 से ऊपर और भी हैं। जी मारूफ, आपको समझ आ रहा है? बच्चे आवाज आ रही है? चले जी, क्लियर है बेटा, नजर आ रहा है सब बच्चों को? यस सर आ रहा। चले जी, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्रूड डिस्टिलेशन और एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन। ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट नॉर्मली कौन कौन से निकलते थे पहले डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, गैसेस हैं, लाइट स्ट्रेट रन नैफ्था है, हैवी गैसोलीन है, केरोसिन है, मिडिल डिस्टिलेट्स हैं, डीजल कह लें, हैवी डिस्टिलेट्स हैं, गैस ऑयल कह लें, या क्रूड का बॉटम आ जाता है रेजिड्यू। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द कैपेसिटी ऑफ CDU रेंजेस फ्रॉम 10,000 बैरल्स पर स्ट्रीम डे टू 400,000 बैरल्स पर स्ट्रीम डे। अच्छा, 4 लाख बैरल की रिफाइनरी अभी आपकी जजान में लग रही है। ठीक है, लार्जेस्ट वन इज इन I think in India or Venezuela with a capacity of around मेरा ख्याल है 1 मिलियन है या 1.2 मिलियन है, यानी कि 11 लाख बैरल, 11 या 12 लाख बैरल पर स्ट्रीम डे। ठीक है, आपके पास इतने बड़े बड़े यूनिट्स भी हैं। ठीक है, हाँ सर, 12 लाख बैरल है जमुनानगर की। हाँ जमुनानगर की है, रिलायंस की मेरा ख्याल है गालिबन। The economics of refining favors larger units, a good size of sea। ठीक है, हाँ ठीक है, सब सही है। हम प्रोसेस पढ़ते हैं, प्रोसेस है क्या। मैं आप लोग के साथ एक और चीज़ भी शेयर कर देता हूँ, बड़ी मज़ेदार चीज़ है, मैंने ढूंढ के रखी हुई थी। नहीं ये नहीं, जस्ट कोलोराडो स्कूल ऑफ माइंस का पता है किसी का बेटा? आइडिया है किसी बच्चे को? ये आपके पास, चलें ये दिखाते हैं आपको सही से, एटमॉस्फेरिक कॉलम अच्छा वाला। ये बेटा आपका एक एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन टावर होता है। ठीक है, आपके पास जो कह लें द हार्ट ऑफ योर रिफाइनरी, द फ्रंट एंड ऑफ योर रिफाइनरी, जो आपका कह लें ना गाड़ी के आगे का बम्पर होता है, ये वो है आपका बेसिकली। आपके पास क्रूड
इनिशियली कितनी प्रोसेसेस के गो थ्रू होता हुआ आ रहा था, देन आफ्टरवर्ड्स व्हेन इन रिफाइनरी जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, क्रूड गॉट पम्प्ड फ्रॉम द स्टोरेज टैंक्स, इट वेंट इनटू अ हीट एक्सचेंजर, प्री हीट पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसकी हीटिंग किससे की जा रही है, आपके पास यही जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं यही प्रोडक्ट्स रन डाउन की तरफ जा रहे होते हैं। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एक्सचेंजर्स है, ओवरहेड को छोड़ दें आप, 7 एक्सचेंजर्स हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट्स भी देखें वो सारे क्या जा रहे हैं, इधर से मैं गो क्रॉस कराता लेके जा रहा हूँ, प्री हीट कराता लेके जा रहा हूँ, ठीक है। पहले एक्सचेंजर के बाद मेरे पास प्री हीटेड टेम्परेचर आ गया, इट गोज इनटू द डिसॉल्टर, separation takes place, then part of that desalted crude goes into the pre-flash heater. Now what happens in a pre-flash heater, हमारे पास अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है बेटा, आपको API ग्रेविटी की डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया है कि when I talk about a crude starting from a 30 API to 40 API, जैसे जैसे API बढ़ती जाएगी उसी तरीके से मेरे पास लाइटर एंड्स बढ़ते जाएंगे। डू यू एग्री करते हैं सब बच्चे? यस सर, एग्री। यस सर। जी सर। ठीक है, अब जितनी API बढ़ती जाएगी लाइटर एंड्स बढ़ते जाएंगे। लाइटर एंड से मुराद नहीं है कि डीजल बढ़ता जाएगा, कैरो बढ़ता जाएगा, लाइटर एंड से मुराद है कि आपके पास नेफ्था बढ़ता जाएगा, आपके पास फ्यूल गैसेस भी बढ़ती जाएंगी। नॉर्मल केसेस में नेफ्था ही आपके पास क्वांटिटी इंक्रीज होती रहती है। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो हीटर सर का एपीआई ग्रेविटी होती है वो डेंसिटी स्पेसिफाई करती है ना? एग्जैक्टली बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी कम होगी तो एपीआई ग्रेविटी बढ़ेगी, एपीआई सर, ग्रेविटी कम होगी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 के करीब आएगी, 1 बीइंग द हाईएस्ट। हम वाटर के साथ उसकी ग्रेविटी को, जो ना अपने प्रोडक्ट्स की ग्रेविटी को वाटर के साथ कोरिलेट कर रहे हैं, तो हमारे लिए वाटर इज द हैवीएस्ट लिक्विड। डू यू गेट द पॉइंट? तो हमने क्या करना है, ग्रेविटी 1 के करीब जाएगी तो भारी होती जा रही है, 1 से दूर जाएंगे तो लाइटर होती जा रही है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये प्री फ्लैश का जो एरो गिवन है आपके पास, आउटलेट का एरो, इसको हम ट्रांसफर लाइन भी कहते हैं। रिफाइनरी के ज़माने में से ट्रांसफर लाइन भी कहते हैं और इसको बाज़ औक़ात ट्रांसफर लाइन टेम्परेचर भी कहते हैं। इन दिस पर्टिकुलर फर्नेस और अ हीटर 50 to 60% of your feed gets vaporized. Why? क्यों? क्या वजह है? बहुत ज़्यादा करनी है? नहीं, इधर 50 से 60 नहीं होती। इधर आपके पास टेम्परेचर, लेट सपोज यहाँ पे तो उसने प्री फ्लैश का हीटर बयान कर दिया है, आप टेम्परेचर कहाँ तक लेकर आते हैं, आप नेप्था का एंड पॉइंट तक लाते हैं, फुल रेंज नेप्था विच इंक्लूड्स लाइट एंड हैवी नेप्था। दैट मीन्स यू कैन टेक द टेम्परेचर टिल 170 सेंटीग्रेड, 170 सेंटीग्रेड तक आप टेम्परेचर लेके जा सकते हैं, जो कि मैंने एक्चुअल देखा है, ठीक है ना। आपके पास जितना लाइटर एंड होगा, प्री फ्लैश में होता क्या, आपके पास एक टेम्परेचर, जब नेप्था का टेम्परेचर अचीव हो गया ना आपके पास, तो आपने इसको रिलीज आउट करना है, क्योंकि आपके पास फेस चेंज हो गया। लिक्विड जो आपका क्रूड लिक्विड था, क्रूड ऑयल था, वो सिर्फ गर्म तेल नहीं रहा, वो गर्म तेल का कुछ हिस्सा रह गया और कुछ हिस्सा भाप में तब्दील हो चुका है। वो भाप किस चीज की है, वो लेट सपोज हमारे पास फुल रेंज नेप्था है, अगर वो फुल रेंज नेप्था है तो यानी कि उसका एंड पॉइंट करीब करीब आ गया है, तो हमारे पास उस प्रेशर को रिलीज आउट करने के लिए, लाइटर एंड्स को रिलीज आउट करने के लिए हम क्या करते थे, हम उसको प्री फ्लैश में लेके जाते थे जब हमारे पास लाइट एंड्स बहुत ज्यादा हों। नॉर्मली हमारे पास लाइट एंड्स बहुत ज्यादा होते भी हैं, बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन एक नॉर्मल एक क्वांटिटी होती है, हम प्री फ्लैश का तब भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास फायरिंग कम करनी पड़ जाती है, हमारे पास जो आगे दूसरी मेन फर्नेस है, जो एटमॉस्फेरिक टावर की फर्नेस है, हमें उसमें आग कम जलानी पड़ेगी, क्योंकि अगर वही प्रोडक्ट लेट सपोज अगर वेपराइज करके हम उसको सेपरेट आउट नहीं कर रहे, वो फिर इधर एटमॉस्फेरिक टावर के एटमॉस्फेरिक हीटर के अंदर चला जाता है, इस फर्नेस में आके बेटा आपको वेपर लॉकिंग आ जाएगी, क्योंकि फेज क्या करेगा, फेज उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना बेटा, आपके पास नेप्था, केरोसिन, डीजल एंड एटमॉस्फेरिक गैस ऑयल, ये टोटल परसेंटेज आपकी क्रूड की 50 to 60% को रिप्रेजेंट करती है। तो एटमॉस्फेरिक हीटर में या फर्नेस में आपका टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि 50 to 60% आपका क्रूड वेपराइज्ड हुआ हो, जैसा कि हमने साइमल्टेनियस हीट एंड मास ट्रांसफर में क्या पढ़ा था, कंडीशंस ऑफ फीड पढ़ी थी हमने, कि कंडीशन ऑफ फीड्स क्या रखी जाती है।
तो हमारे पास यहाँ पे पार्शियली वेपराइज्ड होती हैं, ठीक है। दैट एंटर्स द कॉलम, फ्लैशिंग टेक्स प्लेस। जो रेड सेक्शन आपको गिवन है ये आपके पास फ्लैश जोन है, ठीक है। इस फ्लैश जोन पे आपके पास मैक्सिमम वेपर लोड होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका वेपर एंटर हो रहा है, सॉरी फीड एंटर होती है आपके पास सर्टन एक फ्लैश टेक प्लेस करता है। प्रेशर पीछे से, लेट सपोज क्रूड इज पंप्ड एट अ प्रेशर ऑफ 260 psi, ट्रांसफर लाइन प्रेशर यहाँ पे लेट सपोज 174 psi है। सर जी सर ये एक बात बताएं, यहाँ पे सर ये एक एटमॉस्फेरिक हीटर लगा हुआ है, एक प्री फ्लैश हीटर लगा हुआ है सर। प्री फ्लैश हीटर छोड़ दो, इसकी जगह हीट एक्सचेंजर कंसीडर कर लो, इसको हीटर हटा दो। तो मतलब सर इसके आगे जो एक वो छोटा सा जो वो बना हुआ है, कॉलम बना हुआ है, उसको भी हटा दें? नहीं कॉलम नहीं हटा दे बेटा, कॉलम ये प्री फ्लैश कॉलम लगता है, ये एक लगता है, ये प्री फ्लैश हीटर है ना, इस प्री फ्लैश हीटर को हटा के एक्सचेंजर, इसको समझो कि एक्सचेंजर लगा हुआ है। चले ठीक है सर, एक्सचेंजर लगा हुआ है। फिर यहाँ से आप देखें एक स्ट्रीम जो है वो डायरेक्ट ऊपर जा रही है टू फ्यूल गैस। टू फ्यूल गैस जा रही है। क्यों है सर ये, और ये होके भी डिसॉल्टर से जा रही है, इस वाले कॉलम का क्या काम है? डिसॉल्टर से नहीं जा रही, किसने कहा डिसॉल्टर से जा रही है? डिसॉल्टर का रंग अलग है, वो उधर देखो नीला रंग है, उधर ग्रे रंग है। सर दोनों जगह एक ही लग रहा है। नहीं कैसे बेटा? अच्छा सही है, अलग है, सही है बेटा। कलर चेंज नजर आ रहे हैं आप लोगों को, या ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रहा है? नहीं अलग है, कलर वाला नजर। दूसरे बच्चों से भी पूछ रहा हूँ ना, उनको भी कलर्स नजर आ रहे हैं ना बेटा। देखिए मेरी सर आ बात, रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए। प्री फ्लैश लगाने का मकसद ये होता है कि प्रेशर ओवरलॉकिंग इन मेन टावर ना हो। अगर नेप्था आपके पास ज्यादा है, देखो एक्सचेंजर से अगर मेरा टेम्परेचर अचीव हो गया ना, मैं डिसॉल्टर का टेम्परेचर भी कहाँ से अचीव कर रहा हूँ? एक्सचेंजर से ही कर रहा हूँ ना। कोई मैंने हीटर शीटर तो नहीं लगाया हुआ, अकलमंदी भी नहीं है, इकोनॉमिक्स भी नहीं है हीटर लगाना, ठीक है। मैंने क्या करा, 2 एक्सचेंजर से मैंने अपना टेम्परेचर अचीव करा, डिसॉल्टर में डाल दिया, फिर मैंने आगे और 2 एक्सचेंजर से इसको गुजारा। लेट सपोज मेरा टेम्परेचर नेप्था के एंड पॉइंट का रीच आउट हो गया, लेट सपोज रीच आउट हो गया, ऐसा नहीं कि मैंने टोटली रीच आउट कर लिया, करीब करीब मैंने खुद देख लिया कि प्रेशर, मुझे प्रेशर ट्रांसमीटर ये बता रहा है कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। एक तो जिस प्रेशर से पंप किया है वो प्रेशर, और एक फेस चेंज का प्रेशर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस प्रेशर को रिलीज कर दूं तो मेरे क्रूड की फायरिंग कम हो जाएगी। जो आगे बड़ी वाली फर्नेस लगाई है ना, मेन फर्नेस, अगर मैं इसको चलो लेट सपोज प्री फ्लैश नहीं लगाता, प्री फ्लैश बेसिकली आपके पास इकोनोमाइजेशन फैक्टर होता है कि आपने विदाउट यूजिंग एनी यूटिलिटी आपने फेस चेंज करवा दिया नेप्था का, और आपने नेप्था को अचीव भी कर लिया। इस पूरे सेक्शन के अंदर कहीं पे भी आपको हीट प्रोवाइड करनी नहीं पड़ रही, आप हीट यूटिलाइज कर रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखें, ठीक है। इस यूटिलाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए आप क्या करते हैं, ये जितना नेप्था का लोड है, आप नेप्था के लोड को कैरी ओवर करके आगे फॉरवर्ड कर देते हैं गैस कंसंट्रेशन यूनिट पे, जहाँ पे ये एलपीजी में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पे ये डी ब्यूटेनाइजर में चला जाएगा, डी पेंटेनाइजर में चला जाएगा, आगे इसको मैंने जिस इस्तेमाल में लेके जाना है। लेकिन नॉर्मल केसेस में क्या होता है, गैस कंसंट्रेशन यूनिट में जाता है, जहाँ पे एलपीजी सेपरेट आउट होती है और फुल रेंज नेप्था सेपरेट आउट होती है। देन नेप्था स्प्लिटर में जाती है, लाइट एंड हैवी में। लाइट आपका कहाँ चला जाता है, आइसोम के लिए चला जाता है, हैवी कहाँ चला जाता है, रिफॉर्म के लिए चला जाता है, ठीक है। ये जो आपको नीले रंग के बेटा ये नजर आ रही है, ये आपके पास कह ले ओवरहेड एक्यूमुलेटर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। एक चीज ऊपर, एक एरो ऊपर जा रहा है ना बेटा अगर प्री फ्लैश से, तो उसी मतलब कह लें कि ये एक्यूमुलेटर से एक एरो नीचे भी आ रहा है, लेट सपोज एज अ रिफ्लेक्स ही आ रहा है। कर्सर से डिनोट किया करो सर। अच्छा, ये जो चीज है ना बेटा, ये आपके पास एक्सचेंजर है, एक इसका एरो यहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना। ये सारा प्री फ्लैश ऊपर, यहाँ पे आपका सारा नेप्था जा रहा है उठ के, फुल रेंज नेप्था सारा उठ गया। यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे थोड़ा सेटल डाउन हुआ, जितनी गैसेस थी, लेट सपोज ये सेपरेशन पॉइंट ऐसा अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने, गोरे की तस्वीरें तो आप उसको एक्सपेक्ट कर लें कि यहाँ से मैंने फ्यूल गैस के लिए अलग से कनेक्शन मार दिया, प्री फ्लैश नेप्था मैंने डायरेक्ट कहाँ भेज दी, नेप्था उधर भेज दी रिफॉर्मर के लिए, ठीक है। यहाँ से देखिए दोनों कनेक्शन से खुद निकाले हुए, ये एक्यूमुलेटर है, ठीक है, जैसे कि एक्यूमुलेटर मेन एटमॉस्फेरिक टावर के साथ लगा हुआ है, ठीक है बेटा। अब इसकी अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, अब फिर आपको और अच्छा समझ आ जाएगा।
crude oil is pumped from storage tank where it is freed from sediments and free by free water by gravity. It goes through a series of heat exchangers where it is heated with hot products. कौन से गर्म प्रोडक्ट है बेटा जो कॉलम से निकल रहे हैं, ठीक है? By exchanging with heat from the pump around भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप. Temperature of the crude feed can reach 120 to 150 सेंटीग्रेड्स. अब जाहिर सी बात है आपने डिसॉल्टिंग करनी है तो अपने इस टेम्परेचर के बाद, यानी कि एक एक्सचेंजर में अगर आपका टेम्परेचर अचीव हो गया तो डिसॉल्टर लगा दें. दो एक्सचेंजर के बाद अगर आपका टेम्परेचर अचीव हो रहा है तो आप डिसऑर्डर लगा दें. ये डिपेंड करता है, ठीक है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉल्टिंग. जंप टू लाइन नंबर 4. In electrostatic disorder, the salty water droplets are caused to coalesce and migrate to aqueous phase by gravity. It involves mixing the crude with dilution water 5 to 6% through a mixing valve. Then the crude is further preheated in product heat exchanger, जो कि हमारी preheat train होती है. The preheating of the crude using the hot products cools down the products to the desired temperature for pumping to the storage tanks, जिसे हम कहते हैं रन डाउन टेम्परेचर हमारा क्या है, ठीक है. This is essential for economics. Preheating is not enough as the crude has to be partially vaporized. देखिए प्रीहीटिंग में अब जाहिर सी बात है 4 प्रोडक्ट या 5 प्रोडक्ट ही निकल रहे हैं ना बेटा आपके कॉलम से. अब ज्यादा से ज्यादा आप 8 एक्सचेंजर्स लगा लेंगे. अब 28 एक्सचेंजर तो नहीं लगा सकते ना कि आपने बिल्कुल इकोनोमाइजेशन करनी है. आपको हीटर की जरूरत है, आपने फीड को पार्शियली वेपराइज करना है और आपने उस एक सर्टेन रेशियो पे पार्शियली वेपराइज करना है जो कि 50 to 60% होता है, ठीक है. As the crude has to be partially vaporized to the extent that all products, the crude has to be partially vaporized to the extent that all products starting from fuel gas to gas oil except for the atmospheric residue have to be in vapor phase when the crude enters the atmospheric distillation column. Thus, a furnace is required to boost temperature to between 330 to 385 centigrades. American Petroleum Institute की recommended temperature है 750 फ़ारेनहाइट से. आपने 1 फ़ारेनहाइट भी ऊपर लेके नहीं जाना. आपका क्रूड डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देगा. आपके पास डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा टेम्परेचर. वो क्रूड डिकम्पोज होगा यानी कि उसके अंदर वो पर्टिकुलर अभी भी कुछ ऐसे मवाद कह लें कि प्रेजेंट होगा जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता. हम उसको कहाँ पे सेपरेट आउट करेंगे? वैक्यूम में लेके जाएंगे, ठीक है. हमने 385 सेंटीग्रेड हमने अचीव कर लिया. हमने कैसे अचीव कर लिया? हमने एटमॉस्फेरिक टावर का जो हीटर है, जो फर्नेस लगी हुई है, मेन टावर की फर्नेस, इसकी ट्रांसफर लाइन का टेम्परेचर 385 है, ठीक है. द पार्शियली वेपराइज्ड क्रूड is transferred to the flash zone of the column located at a point lower down the column and above what is called the stripping section. Stripping section का top क्या होगा? flash zone ही कहलाएगा. The main column is typically 50 meters, normally 165, 125, 165, हाँ तकरीबन इतना ही. Is equipped with 30 to 50 valve trays. अच्छा यहाँ पे डिपेंड करता है बेटा, वॉल्व किसी ने वॉल्व लगाई हुई है, किसी ने सीव लगाई हुई है, किसी ने बबल कैप लगाई हुई है. नॉर्मली सीव और बबल कैप लगती हैं, और सीव और वॉल्व लगती है, बबल कैप बहुत कम लगाते हैं. द वेपर गोज अप. हमने साइमल्टेनियस हीट एंड मास ट्रांसफर जब ट्रे हाइड्रोलिक्स पढ़ रहे थे तो हम कहते थे कि हमारा वेपर लोड 3 जगह पे, एक जगह पे सबसे ज्यादा होता था. जब जिक्र आपसे किया जाता है कि डिस्टिलेशन कॉलम का डायमीटर सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, तो आप क्या जवाब देते थे बच्चे? बॉटम पे होता है. गुड बेटा. कौन सा बच्चा? फ्लैश जोन. ये बॉटम वाला कौन सा बच्चा बेटा, ये बताएं. इस्माइल ही लग रहा था मुझे. ये इस्माइल आपने बोला था? जी सर, इसी ने बोला था. यस सर. शर्माते क्यों बेटा, जब गलती कर ही ली है. कोई देखें बेटा, हमेशा वेपर का लोड आपका सेंटर, जब हम बाइनरी डिस्टिलेशन का जिक्र कर रहे थे या 2 कंपोनेंट हमारी डिस्टिलेशन थी, उसमें हमारा सेंटर पे एंटर हो रहा था. स्ट्रिपिंग का टॉप, रेक्टिफाइंग का बॉटम, दरम्यान की चीज क्या कहलाएगी? फ्लैश जोन. फ्लैश जोन पे ही सबसे ज्यादा आपका वेपर लोड होता है.
तभी यहाँ पे उसने एक बड़ा वखरा एक अल्फाज लिखा है, द वेपर गोज अप इन ट्रमेंडस अमाउंट्स एंड एट अ हाई फ्लो रेट necessitating a large diameter column above the flash zone. At the bottom of the stripping section, steam is injected into the column to strip the atmospheric residue of any light hydrocarbon and to lower the partial pressure of hydrocarbon vapors in the flash zone. अब यहाँ पे हमारे पास एक और चीज मैं आपको बयान करता हूँ। जो हमारे पास ये कह लें कि एटमॉस्फेरिक टावर का जो बॉटम आ रहा है ना बेटा आपके पास, टू वैक्यूम हीटर, इसे हम एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल केसेस में हमारे पास क्या होता था कि हमारा पार्ट ऑफ दिस क्रूड, मतलब जिस रिफाइनरी में था, हमारे यहाँ से एक लाइन का कनेक्शन जाता था, वो दोबारा जाके एटमॉस्फेरिक फर्नेस, जो आपके फर्नेस नजर आ रही है ना बेटा, जो मैंने हाईलाइट की हुई है, इसका जो टॉप मोस्ट सेक्शन है, ये क्या कहलाता है सेक्शन फर्नेस का? ये ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है बेटा? एनीवन? इलेक्ट्रीफाइंग। क्या कह रहे हैं बेटा? गुड गुड। इलेक्ट्रीफाइंग सेक्शन। नहीं, ये जिधर मैंने हाईलाइट करा हुआ है नजर आ रहा है आपको? ये हाईलाइट जो करा है बेटा नजर आ रहा है? नहीं नहीं, ये हीटर पे जो मैंने हाईलाइट करा है, ये सेक्शन कौन सा सेक्शन कहलाता है? एनीवन बेटा? कितने बच्चे बैठे हैं ऑनलाइन? ये सबसे सवाल है। 37 बच्चे बैठे हैं आज। दोबारा इसको देखें मैं क्या कर, मैंने देखी हाईलाइट, जो चीज मैंने देखे जो हाईलाइट करा हुआ है, आपको एरो नजर आ रहा है? जी सर। ठीक है, ये सेक्शन क्या चीज है फर्नेस के अंदर? ये कौन सा सेक्शन कहलाता है? एनीवन बेटा? कोई भी बेटा, किसी को? यहाँ से तो अपनी वो फ्लू गैस निकलेगी ना यहाँ से। हाँ, तो इस सेक्शन का एक नाम भी तो होता था, सही तो कह रहे हो। वो चिमनी बोलते हैं ना, और क्या बोलेंगे? नहीं, चिमनी तो नहीं बोलते बेटा, चिमनी तो उसके ऊपर का जो कर्व है उसको कहते हैं। ये कन्वेक्शन सेक्शन होता है बेसिकली आपका। फ्लू गैसेस जहाँ से निकलती कन्वेक्शन सेक्शन होता है ना बेटा। हमारे पास यहाँ पे हमने एक जुगाड़ ये करी थी कि हमने एटमॉस्फेरिक टावर से एक लाइन हमने अलग से ली, हमने उसको उठा के कन्वेक्शन सेक्शन के अंदर बेंड्स देके गुजार के दोबारा रिबॉइलिंग का सर्किट हम चलाते थे। जो रिबॉइलिंग का सर्किट यहाँ पे नॉर्मली चलाया जाता था ना, आपने पढ़ा ये होगा किताबों के अंदर कि रिबॉयलर लगा हुआ होता है एटमॉस्फेरिक कॉलम के अंदर, जहाँ पे आपके पास एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू है, जहाँ पे टेम्परेचर आपके पास 700 फ़ारेनहाइट तक मौजूद है, वहाँ पे रिबॉयलर्स नहीं चलते, वहाँ पे रिबॉइलिंग का सर्किट चलाया जाता था। तो एक आइडिया हमने क्या निकाला था, हमने अपनी जिस रिफाइनरी में हम लोग काम करते थे, ये तजवीज़ दी गई थी कि जो आपके बॉटम टावर से जो आपकी लाइन निकल रही, यहाँ से कनेक्शन लिया हमने, उसको हमने मेन फर्नेस के कन्वेक्शन सेक्शन के अंदर लेके दोबारा उसको एट अ सर्टेन हाइट स्ट्रिपिंग सेक्शन के अंदर ही बॉटम पे हम एंटर करवाते थे रिबॉइलिंग के सर्किट के तौर पे। अब यहाँ पे हम लाइटर हाइड्रोकार्बन को स्ट्रिप आउट करने का तरीका ये अपनाते थे। किताब आपको कहती है कि आप स्टीम भी यूज कर सकते हैं, जो आपके पास आसानी हो। डू यू गेट द पॉइंट? रिबॉइलिंग का सर्किट भी चलाया जा सकता है, हीट इकोनोमाइज भी की जा सकती है। कन्वेक्शन सेक्शन से जो फ्लू गैसेस उठ रही है बेटा, उसका टेम्परेचर भी अराउंड 300 सेंटीग्रेड तक होता है, 300 प्लस सेंटीग्रेड तक होता है। वो हमारा सारा एटमॉस्फेयर पे जा रहा होता है। हम वहां से एक लाइन निकाल के कन्वेक्शन सेक्शन के अंदर बेंड्स दिला के हम एक क्या कर सकते हैं, रिबॉइलिंग का सर्किट चला सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ आया बच्चों को? ये हवा के ऊपर से गुजर गया बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है सर? मतलब यही रेजिड्यू सर वापस वहां से लेके जाके रेजिड्यू का कुछ हिस्सा आपने अपने फर्नेस के अंदर लेके गए, लेकिन आप उसको कन्वेक्शन सेक्शन के अंदर लेके गए जहां पे आपकी फायरिंग से फ्लू गैसेस निकल रही थी, ठीक है। आपने वहां पे कुछ बेंड्स बना दिए, आपका वही टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। आपने वहीं से लाइन गुजार के उधर कन्वेक्शन सेक्शन के आउटलेट को अपने गुजार के कहाँ पे लेके गए, या तो फीड के साथ एंटर कर दें या आप उसको अलग से एटमॉस्फेरिक कॉलम के अंदर एंटर कर दें बॉटम से। ये रिबॉइलिंग का सर्किट आपका शुरू हो गया। डू यू गेट द पॉइंट? ये मैं रिबॉइलिंग का सर्किट इस्तेमाल कर रहा हूं, मैंने स्टीम का जिक्र ही नहीं करा यहाँ पे कि स्टीम डाल के पार्शियल प्रेशर डिक्रीज कर दो। मैं पार्शियल प्रेशर इस तरीके से डिक्रीज कर रहा हूँ लाइटर हाइड्रोकार्बन। अच्छा तो सर ये जो जैसे कि रेजिड्यू हम लोग वहां से गुजार रहे हैं, वापस एंटर कहाँ से करवा रहे हैं इसको दोबारा से? इसको दोबारा बेटा ये एटमॉस्फेरिक टावर के जहाँ लिखा हुआ है ना, इसको यहाँ से एंटर करवा दो, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर एंटर करवा दो, क्योंकि लाल ट्रेस आपको क्या डेजिग्नेट कर रही है, फ्लैश जोन। तो फ्लैश जोन से काफी नीचे होगा,
जो रिबॉइलिंग का सर्किट चलता है। जैसे रिबॉयलर बेटा आपका इस्तेमाल होता है, जैसे आप रिबॉयलर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। चलें, गुड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? यहाँ तक बेटा सब बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं? सबको सही समझ आ रहा है? यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, सर्किट क्यों यूज कर रहे हैं उसका? क्या कह रहे हैं? आप कह रहे थे कि रिबॉयलर यूज नहीं कर सकते, उसकी जगह उसका सर्किट यूज करते हैं, तो सर क्या रीजन है इसकी? रिबॉयलर देखो, ये जो मैंने तुम्हें आइडेंटिफिकेशन बताई है ना कि नीचे वाली लाइन को उठा के तुम ऊपर ले जाओ, कन्वेक्शन सेक्शन के अंदर ले जाओ, फिर कन्वेक्शन सेक्शन के आउटलेट को निकाल के दोबारा एटमॉस्फेरिक कॉलम जहाँ पे लिखा हुआ है वर्डिंग्स में, इसी साइड पे तुम दोबारा एंटर कर दो। दिस इज कॉल्ड अ सर्किट। मैं सर्किट इससे कह रहा हूँ, ठीक है। रिबॉयलर अलग से अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ ना, जो कैटल टाइप रिबॉयलर है, कैटल टाइप रिबॉयलर के अंदर बेटा आपने जो एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू निकलेगा आपका नीचे, उसका टेम्परेचर कितना है? 700 फ़ारेनहाइट प्लस है, ठीक है। उस 700 फ़ारेनहाइट को गर्म करने के लिए मैं अलग से क्या यूटिलिटी डालूंगा? मेरा तो खर्चा हो जाएगा ना बेटा, होगा कि नहीं होगा? या तो स्टीम, या तो सुपरहीटेड स्टीम इस्तेमाल कर दो लाइटर को स्ट्रिप आउट करने के लिए, या एक काम ये कर लो कि भाई एक कनेक्शन निकालो नीचे वाली लाइन से, उसको कन्वेक्शन सेक्शन के अंदर से गुजारो, फिर दोबारा थोड़ी सी हाइट ऊपर पे बॉटम साइड पे दोबारा एंटर कर दो। ये मैंने ये जो पूरा खाका तैयार करा है ना कि लाइन को यहाँ से यहाँ पे जोड़ दो, इसको मैं मुखातिब सर्किट के तहत कर रहा हूँ कि ये बेसिकली रिबॉइलिंग का सर्किट कहलाता है कि ये लाइन कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड हो रही है। पिक कर रहे हो मेरी बात? जी सर। मैं इस लिहाज से बता रहा हूँ, उसको सर्किट को सर्किट नहीं, मतलब टेक्निकल सर्किट नहीं समझना। ये जैसे एक मतलब जो रूट है ना, पैथ, जो पाथवे होता है, जो पाथवे है, उस पाथवे को आइडेंटिफाई हम करते हैं कि ये इसका सर्किट है, ये इसका सर्किट है, ये इसकी लिमिट है, ये इसकी बैटरी लिमिट है। ये मतलब टर्मिनोलॉजीज होती है, रिफाइनरी में इस्तेमाल होती है। अल्लाह पाक इंशाल्लाह आप में से कुछ नसीबों को भेजेगा तो आप लोग ये समझ जाएंगे, ये रिफाइनरी की टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, सब बच्चे साथ चल रहे हैं? सब बच्चों को समझ आ रहा है बेटा? बच्चियों को समझ आ रहा है? सर यस सर। गुड है बेटा। जहाँ पे नहीं समझ आ रहा ना बेटा, फड़क से एकदम बोल दिया करें तोते की तरह, ये सर नहीं समझ आ रहा, ताकि सबको साथ लेके चलें। अच्छा जी, दिस, अब इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ। This has the effect of lowering the boiling point of hydrocarbons and causing more hydrocarbons to boil and go up to the column to be eventually condensed and withdrawn as side streams. As hot vapors, गर्म भाप फ्लैश जोन से जब ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, they are contacted by the colder reflux down the column. कौन सा reflux आ रहा है? Overhead से आ रहा है। Vapor are condensed and part of light naphtha is returned to the column as reflux, ठीक है। Further reflux is provided by several pump around streams along the column, ठीक है, हम pump around भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे pump around बिल्कुल गिवन है आपके पास, ये गिवन है pump around, आपको नजर आ रहा होगा हाईलाइटेड पोर्शन में, ठीक है। अच्छा जी, in distillation tower, heat required for separation is provided by the enthalpy of the feed. वैलिड बात है बेटा, साइमल्टेनियस हीट एंड मास ट्रांसफर में भी यही पढ़ा था आपने कि जो हीट रिक्वायर्ड होती है सेपरेशन के लिए, वो एंथैल्पी पे डिपेंडेंट होती है फीड की, कि फीड खुद कितना टेम्परेचर लेकर आ रही है और फीड का अपना फेज क्या है। सही कह रहा हूँ बेटा मैं? यस सर। सर दोबारा बोलेगा सर? देखिए, सेपरेशन जब भी डिस्टिलेशन टावर में टेक प्लेस करती है, वो सारी की सारी डिपेंडेंट होती है एंथैल्पी पे फीड की, जो कि उसके अंदर आएगी। एंथैल्पी से क्या मुराद है? किस टेम्परेचर से आ रही है और किस फेज में आ रही है। लिक्विड है, पार्शली लिक्विड है, पार्शली वेपराइज्ड है, ये फेज में कह रहा हूँ, ठीक है। फॉर इफेक्टिव सेपरेशन हीट हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द टावर। जाहिर सी बात, आप हीट सिर्फ एंटर नहीं कर सकते, आपने हीट को निकालना भी है ना बेटा। फीड को आपने गरम करा, उसने अपनी शक्ल तब्दील कर ली। जब शक्ल तब्दील कर ली, उसका टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ जाएगा। जैसे ही कॉलम में आएगा तो बेटा वो टेम्परेचर कहीं ना कहीं रिलीज भी तो होगा, ठीक है। In this case, by the overhead condenser and several pump around streams along the tower length. The pump around stream is a liquid withdrawn at a point below a side stream. किसी भी side stream के नीचे से मैंने ट्रे निकाली, that is cooled
बाय द कोल्ड क्रूड फीड एज पार्ट ऑफ प्री हीट एक्सचेंजर ट्रेन, यानी कि मैंने कैरो के बॉटम से मैंने लिक्विड निकाला, ठीक है ना, उसका टेम्परेचर लेट सपोज 230 सेंटीग्रेड है, उस पंप अराउंड लिक्विड को मैं लेके चला गया एक प्री हीट ट्रेन के एक्सचेंजर के साथ, मैंने अपने क्रूड के एक्सचेंजर को क्या कर लिया, हीट अप करा दिया। हो गया कि नहीं हो गया? फायदेमंद रहता है कि नहीं रहता? मैं आपको इसी के अंदर आगे और एक चीज दिखा देता हूँ आपकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये बेटा आपके पास एक सब बच्चों को नजर आ रहा है या डिस्टॉर्ट हो रहा है थोड़ा सा? चैनल नजर आ रहा है बेटा सबको? जी सर। ये देखें बेटा आपके सामने एक PNID है DCS से निकाली हुई, गोरे की, बड़ी प्यारी है। अब आपके पास एक्सचेंजर पैरेलल में लगे हुए, सीरीज में लगे हुए हैं? सर पैरेलल में सर। पैरेलल में लगे हुए, गुड है। अब देखें एक्सचेंजर T1 पे टेम्परेचर क्या था, अभी टेम्परेचर क्रूड का है 20.3, ठीक है। पहले एक्सचेंजर में क्या हो गया, 80 सेंटीग्रेड हो गया। अच्छा ये आ क्या चीज रही है, वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट टॉप पंप अराउंड, या तो वैक्यूम डीजल। देख लो बेटा चीज कहां से, किस किस कॉलम से मैं एक प्रोडक्ट निकाल के हीट कर रहा हूं, ये ध्यान में रखो। वीडियो से आ रहा है बेटा, ठीक है। वही चीज वीडियो से गुजर के कहा जा रही है, CDO के TPA में, यानी कि 80 से मेरा टेम्परेचर कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है T37 कहाँ पे गया बेटा आपके पास, 173 से ठीक है, अच्छा सही है। CDO के टॉप पंप अराउंड से 173 जा रहा है टेम्परेचर, यहाँ से 117 हो रहा है, ठीक है, ठीक है, 184, 241, ठीक है। कोल्ड फीड डिसॉल्टर पे 120 पे 121 पे आ रहा है, ठीक है। ये देख बेटा ध्यान में रखें, डिसॉल्टर का टेम्परेचर कितना है, 120 एंट्रेंस। डिसॉल्टर वाटर कितने पे एंटर हो रहा है, 80 पे एंटर हो रहा है। उसके बाद आपके पास ये क्रूड कहाँ से होता हुआ जा रहा है, फिर एक एक्सचेंजर में गया हैवी गैस ऑयल, फिर वैक्यूम रेजिड्यू में गया, फिर एक और एक्सचेंजर में गया। सर थोड़ा सा आहिस्ता से सर। सर ये बताए डिसॉल्टर से निकलने के बाद कहाँ जा रहे हैं ये? सिर्फ टेम्परेचर देख लो, टेम्परेचर से अंदाजा हो रहा है कि प्री हीट का कितना फायदा रहता है, हम कहाँ कहाँ से प्रोडक्ट लेकर आ रहे होते हैं। मैं सर ये बताना चाह रहा हूँ। जी सर, ये बस ये तो समझ आ रहा है, इसके बाद डिसॉल्टर से कहाँ जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, ये दो लाइनें आगे आ बढ़ते रही है। हैं, वो बाद में पढ़ेंगे, छोड़ो। अच्छा जी वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से थोड़ा मैं ये शेयर ही कर दूंगा बेटा, ये भी चीज शेयर कर दूंगा। चलो ये देख लो, ये सर देख लो। समझ आ रही है, वो ऐसी बात नहीं समझ नहीं आ रही, लेकिन सर आप थोड़ा सा फास्ट निकल गए ना, वो अच्छा अब एक देख लें, स्क्रीन में बच गए। अब देख लें। क्रूड टैंक फीड 65 फ़ारेनहाइट, पहले एक्सचेंजर में कहाँ से आया, ATP है, पंप अराउंड आ गया, ठीक है ना। एविएशन टरबाइन पंप अराउंड लेट सपोज यही हो सकता है। एटमॉस्फेरिक ओवरहेड लेट सपोज इतने पे आ रहा है। केरोसिन डीजल 65 से 113 पे गया, 113 से 150, 150 से 161, 161 से कितना 218, 218 से 265, यानी कि 150 की रेंज से तभी भी नीचे है। डिसॉल्टर में चला गया, डिसॉल्टर के बाद बेटा फिर दोबारा प्री हीट ट्रेन में गया, ठीक है ना। एक्सचेंज करते अब देख लो बेटा कितना MBTU में कितना जा रहा है, यानी मिलियन BTU पर आवर के हिसाब से देखो कितनी बेटा हीट रिकवरी आ रही है। ये अब ये देखते रहो, फर्नेस पे पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर कितना हो गया, 450। अगर आप बेटा बहुत ज्यादा चीते हैं, अगर आप इस टेम्परेचर को अगर आप 650 तक लेके चले जाते हैं, फिर तो बेटा बात ही कुछ अलग होगी। रिफाइनरी का मालिक आपको अलग से बेटा अलग से जो है ना 2 बोनस देगा, समझ रहे हैं। फायरिंग जितनी इकोनॉमाइजेशन, इसी को कहते हैं ना बेटा, प्री हीट ट्रेन से आपने ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमाइजेशन कर ली। आपने फ्लूइड कैटालिटिक से भी आपने एक स्ट्रीम निकाली, इधर लेकर आ गए। आपने वैक्यूम टावर से एक स्ट्रीम निकाली, इधर लेकर आ गए। वैसे नॉर्मल केसेस में एटमॉस्फेरिक कॉलम की ही स्ट्रीम्स को यूज किया जाता है। यहाँ पे एक्सचेंजर बहुत ज्यादा है क्योंकि गोरे का सारा डेटा है, तो इतने एक्सचेंजर पॉसिबल हैं। पाकिस्तान में नॉर्मली एटमॉस्फेरिक कॉलम से लेते हैं, या तो अगर आप पाक अरब रिफाइनरी का जिक्र करें या बोसिकार का जिक्र करें, तो वो लोग दूसरे यूनिट्स की स्ट्रीम्स को भी इस्तेमाल करते हैं प्री हीट ट्रेन के अंदर, ठीक है बेटा। अब आगे हम बढ़ते हैं।
यहाँ तक सब बच्चे साथ चल रहे हैं बेटा? जी सर। This pump around cooling accomplishes a number of tasks. First, the cold liquid condenses more of the rising vapors, thus providing more reflux to compensate for the withdrawal of products from the column. Second, heat is removed from the column at higher temperatures. This is in addition to the heat removal from the condenser, which takes place relatively at lower temperatures. सिर्फ कंडेंसर से मैं पूरे कॉलम की गर्मी नहीं निकाल सकता, मैंने पंप अराउंड्स को भी इस्तेमाल करना है। पिक कर रहा है मेरी बात? The heat added into the system should be equal to the heat leaving out from the system. तभी हम कहेंगे ना कि कॉलम हमारा थर्मल बैलेंस में है। जब आपका कॉलम थर्मल बैलेंस में नहीं होगा, डिस्टिलेशन टेक प्लेस नहीं कर सकती। हीट एंटर होते ही हीट रिलीज भी हो रही है, ठीक है ना? फेज चेंज होते ही फेज दोबारा चेंज होता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ भी रहा है, टेम्परेचर लोअर डाउन भी हो रहा है ग्रेजुअली, हर चीज साइमल्टेनियसली टेक प्लेस कर रही है, ठीक है? सेकंड, हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉलम, ठीक है, at higher temperature. This is in addition to the heat removed from the condenser which takes place at relatively lower temperature. Thus the thermal efficiency of the column is improved and the required furnace duty is reduced. Preheating जितनी अच्छी करोगे, फर्नेस में आग कम जलानी पड़ेगी। प्रीहीट आपकी जितनी बेकार है, आपके एक्सचेंजर जितने चोक हुए हैं, जितने फाउल्ड हुए हैं, जितने स्केल्ड हुए हैं, उतना आपकी फर्नेस की ड्यूटी बढ़ जाएगी, ठीक है बेटा? Third, pump around streams reduce the vapor flow rate throughout the column. Therefore, the required column is smaller than what would otherwise be required if pump around streams were not here. यानी कि आपके पास अगर excessively बेटा आपके पास वेपराइजेशन चलती जा रही है और डेफिनेटली आपके पास फ्लैश जोन के ऊपर कंप्लीटली आपके पास वेपर्स भरे हुए होते हैं, आपने उस चीज को सेटल डाउन भी रखना है। जाहिर सी बात है, अपने कॉलम की हाइट एक सर्टेन लेवल तक रखनी है, आपने ट्रेस भी एक सर्टेन कैपेसिटी पे रखी नहीं है, ठीक है? आपने उसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है कि कुछ हिस्सा निकालो, हीट एक्सचेंज कराओ, ठंडा करके दोबारा डालेंगे, थोड़ी सी ट्रे ऊपर, अगर मैंने ट्रे नंबर 8 से कोई चीज निकाली तो ट्रे नंबर 5 पे डाल दूंगा मैं, ताकि ओवरऑल इस जगह पे एक वॉशिंग चलती जा रही है, कंडेंसेशन भी अच्छी हो रही है, सेपरेशन भी अच्छी अचीव हो रही है। अच्छा, the drawback to using more pump around stream is that they tend to reduce the fractionation because a more fractionated liquid is mixed after cooling with a less fractionated liquid a few trays above. ये एक आपके पास ड्रॉबैक आता है, आप सिर्फ एक पंप अराउंड यूज करते हैं या मैक्सिमम 2 पंप अराउंड। सर ये आपने जो बोला ना, अभी दोबारा बोलिएगा। देखें ये कहना क्या चाह रहा है। अब एक काम ये करते हैं, इसको अलग कर लेता हूँ मैं, ठीक है? अच्छा, जस्ट अ मोमेंट, एक चीज नोट करो, ये जो आपने तस्वीर देख रहे हैं ना बेटा आप लोग, ये जो आपको मैं हाईलाइट की हुई है, ठीक है? इस हाईलाइटेड तस्वीर के अंदर आपने बॉटम पैराग्राफ को मर्ज करना है। किस तरीके से? तस्वीर देख लिया, ये कहता है कि भाई अगर आप बहुत ज्यादा पंप अराउंड्स यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो ट्रे टू ट्रे, देखो कॉलम में ट्रेस लगी हैं, ट्रेस क्या कर रही हैं? फ्रैक्शनेशन कर रही हैं, ठीक है? अब मेरे पास जो फ्रैक्शनेशन विद इन द कॉलम ट्रे टू ट्रे हो रही है वो बहुत आउट क्लास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक पंप अराउंड से चला सकता हूँ, 2 पंप अराउंड से चला सकता हूँ। मैं जब 3 पंप अराउंड यूज कर दूंगा, वो क्या करेंगे? बॉटम पंप अराउंड ने, लेट सपोज अगर एक कॉलम में 50 ट्रे हैं, बॉटम पंप अराउंड ने आपके ट्रे नंबर 46 से कुछ लिक्विड लिया, ट्रे नंबर 44 पे जाके फेंक दिया, ठीक है? इस दौरान मेरा गैस ऑयल बड़ा अच्छा सेपरेट हुआ हुआ था, बहुत जबरदस्त सेपरेट हुआ हुआ था। अब ये जो कोल्ड लिक्विड मैंने दोबारा जाके डाल दिया ना 46 ट्रे पे जाके, वो गैस ऑयल के रेशियो को डिस्टर्ब कर सकता है। जो 95% का हमने रेशियो पढ़ा था ना बेटा, गैप एंड ओवरलैप का जिक्र पढ़ा था कि 95% ऑफ द लाइटर कंपोनेंट, 5% ऑफ द हेवियर कंपोनेंट, इस रेशियो को डिस्टर्ब कर देता है। अब ये रेशियो किस तरह अचीव हुआ है? फ्रैक्शनेशन के तहत। बहुत ज्यादा पंप अराउंड इस्तेमाल करने से फ्रैक्शनेशन डिस्टर्ब हो जाती है। पंप अराउंड का मकसद क्या था? हीट को निकाल के रिफ्लक्स की शक्ल इख्तियार कर जाना। हीट बहुत ज्यादा निकाल लें, रिफ्लक्स की बहुत ज्यादा शक्ल इख्तियार कर जाएगी तो फिर तो बेटा फ्रैक्शनेशन का फिनोमेना ही डिस्टर्ब रहेगा।
तो मैं पंप अराउंड्स को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता। दो मैक्सिमम इस्तेमाल किए जाते हैं, या तो टॉप होगा तो बॉटम होगा, ठीक है, या मिडल होगा बॉटम होगा। कोई भी आपकी ओरिएंटेशन डिपेंड करती है। ज़्यादातर मिडल और बॉटम रखा जाता है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादातर उसी का होता है। टॉप पंप अराउंड का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको। ठीक है बेटा, यहाँ तक सब बच्चे साथ चल रहे हैं मेरे? सर ये फ्रैक्शनेशन का सर क्लियर नहीं हो पा रहा सर, ये कैसे बेटा- मतलब कम कम कैसे होंगे? मतलब अगर देखें ना, अगर मेरे रिफ्लेक्स वापस बेटा डाल मेरी दी बात तो- सुनो, ट्रे हाइड्रोलिक्स पे चले जाओ। एक ट्रे क्या करती है? इक्विलिब्रियम सेपरेशन करती है। जी सर। अब ये जो पंप अराउंड मैंने कुछ हिस्सा नीचे से निकाला, बाहर लेके गया, ठंडा करा, फेस चेंज कराया इसका, थोड़ा टेम्परेचर गिराया, दोबारा इसको लेकर आ गया। अब जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन ट्रे पे हो रही है, ये उसको डिस्टर्ब करेगा कि नहीं करेगा? इसका टेम्परेचर बहुत कम है, इसका टेम्परेचर इंतहाई कम है। ये गैस ऑयल को ठंडा कर ही रहा है। ये गैस ऑयल के अंदर चीजें गिर रही हैं, यानी कि कैरो भी ज्यादा गिरता जा रहा है, डीजल ज्यादा डंप होता जा रहा है। अब ये मेरी जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन ट्रे टू ट्रे अचीव हो रही थी, ये तो बेटा डिस्टर्ब हो जाएगी ना। ये बात जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे कि जो फ्रैक्शनेशन आपकी मेन हो रही है, आपको कितनी चाहिए? 100%। एफिशिएंसी कितनी निकलती है? 75, 65। अचीव तो 100% की कोशिश करते हो ना बेटा। जो 60 to 65 भी आ रही है आपकी, वो भी विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन आ रही होती है। आप पंप अराउंड बढ़ा देंगे, हर ट्रे पे ठंडा लिक्विड दरकार नहीं होता। पंप अराउंड आपका कॉलम को थर्मल बैलेंस में लेके चल रहा है, हीट को रिमूव कर रहा है एडिशनल तरीके से, जो कि कॉलम से रिमूव नहीं हो पा रही। साइड स्ट्रीम से हीट रिमूव नहीं होती। आप बकायदा एक हिस्सा हीट का रिमूव करें, फिर उसको दोबारा रीइंट्रोड्यूस कर दें। साइड स्ट्रिपर क्या करता है? साइड स्ट्रिपर भी तो यही करता है। ज्यादातर ओपनिंग ज्यादा रखेंगे, ड्रॉ ज्यादा खोलेंगे, टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि हम ज्यादा ओपनिंग दे रहे हैं ना बेटा अंदर के टेम्परेचर्स को बाहर आने के लिए। तो ये कर रहे हो। एंथैल्पी जब फीड देखो, फीड की एंथैल्पी थी, फीड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और फेज के साथ एंटर हुआ। अब दो डिस्टिंक्ट फेजेस हैं कॉलम के अंदर, एक वेपर है, एक लिक्विड है। वेपर भी अपनी जगह ढूंढेगा बाहर निकलने की, लिक्विड भी जगह ढूंढेगा नीचे गिरने की, ठीक है। अब इस वेपर को जो सारा कॉलम के अंदर ट्रेवल कर रहा है ऊपर की तरफ, इसको बेटा मैंने चेंज भी तो करना है। इसका फेज मैंने चेंज कर दिया रिफ्लक्स से, ठीक है भाई, हो गया। नहीं भाई, कंप्लीटली नहीं है। मुझे पंप अराउंड इस्तेमाल करना पड़ा दरमियान से, फिर थोड़ा फ्लैश जोन के ऊपर से, फिर फ्लैश जोन के नीचे से। वजह क्या थी? कि मैं यूनिफॉर्मिटी लेकर आऊं, ताकि ये मेरे पास हीट जितनी मैं इनपुट दे रहा हूं फर्नेस के तहत, उतनी हीट निकले भी तो ना बेटा, कि सेपरेशन अचीव भी तो हो। ये साइमल्टेनियसली सारी चीजें चल रही हैं। एक ट्रे पे जो एक फिनोमेना है, उसको ये डिस्टर्ब करता है, खत्म नहीं कर देता। ये क्या कहता है? tend to reduce the fractionation because a more fractionated liquid, यानी कि ट्रे पे जो दो लिक्विड्स फ्रैक्शनेट कर रहे हैं आपस में, is mixed after cooling with less fractionated liquid a few trays above। ये सिंपल सी एक अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, आगे कहता है द साइड ड्रॉप प्रोडक्ट्स आर यूजुअली स्ट्रिप्ड टू कंट्रोल देयर इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, स्टीम यूज की जाती है। अगर उसके अंदर कोई लाइटर होगा तो वो स्ट्रिप आउट हो जाएगा और उसकी ऑटोमेटिकली उसका आईबीपी अच्छी हो जाती है। द स्ट्रिपर्स कंटेन सेवरल ट्रेज एंड स्ट्रिपिंग इज डन यूजिंग स्टीम एट द बॉटम ऑफ द स्ट्रिपर। ठीक है। The overhead vapor is condensed at the top of the tower by heat exchange with cool crude coming into the unit by air and by cooling water. The liquid product is called right straighten naphtha, जो top से निकल रहा है. Part of this product is returned to the column as an external reflux. Down the column other products आ जाते हैं, ठीक है। इधर आपके पास ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र आ रहा है कि ओवरहेड प्रोडक्ट से लेके केरोसिन तक, यानी कि ओवरहेड से आपका क्या निकल रहा है? ओवरहेड से आपका फ्यूल गैसेस निकल रही हैं, एलपीजी निकल रही है, नेफ्थास निकल रही हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास स्ट्रेटर एंड गैसोलीन भी आ जाती है। हैवी नेफ्था स्ट्रेटर एंड गैसोलीन ही कहलाती है, ठीक है। अब हैवी नेफ्था का कट एक निकाल रहे हैं, उसके लिए 2-3 ट्रे लिख लें। फिर कैरोसिन की तक उसने कहा कि 10 ट्रे होनी चाहिए। कैरोसिन से लाइट गैस ऑयल की सेपरेशन के लिए उसने बोला कि यार कम से कम 8 ट्रे का गैप रखो, क्योंकि लाइट गैस ऑयल आपके पास यहाँ पे डीजल है बेसिकली। लाइट गैस ऑयल से हैवी गैस ऑयल 6, हैवी गैस ऑयल से फ्लैश जोन 6, फ्लैश जोन से एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू 6। पंप अराउंड की ट्रे डिस्ट्रीब्यूशन कितनी रखी है? 3 से 4।
50 पे निकालो 46 पे डाल दो, 40 से निकालें 36 पे डाल दें। कॉन्सेप्ट समझ रहे बेटा मेरी बात का? तभी आपकी रेंजेस 30 to 50 रखी जाती हैं। सब बच्चों को आवाज आ रही है बेटा? जी सर, जी सर। गुड है। अच्छा बेटा, सारे बच्चे साथ चल रहे हैं, सबको समझ आ रहा है? जी सर। गुड है, गुड है। अच्छा जी, आगे क्या कहता है? अब इसके आगे बेटा मेन चीज आ जाती है, ऑपरेशन क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट का कैसे चलता है, उसमें फ्रैक्शनेशन क्या चीज है। देखो, प्रोडक्ट निकलेगा इतने टेम्परेचर पे निकलेगा, मुझे पता है, मैं समझ गया, आप भी समझ गए, लेकिन ये अचीव किस तरह हो रहा है? ये गैप और ओवरलैप का क्या मसला है? ये गैप और ओवरलैप कहाँ पे होगा तो मैं कहूंगा कि यार मेरी फ्रैक्शनेशन अच्छी चल रही है। फिर कट पॉइंट्स का जिक्र आता है कि कट पॉइंट्स क्यों जरूरी हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रैक्शनेशन का क्या मकसद है, ओवर फ्लैश क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये भी एक वजह है, ठीक है। 15 मिनट रह गए हैं, इसको भी गो थ्रू कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, the CDU can be looked at from point of view, ठीक है, ठीक है, because you are dealing with a mixture of thousands of compounds and due to limitations of any distillation column in terms of its capacity to fractionate these components, there are specific operational aspects which characterize the CDU operation. कुछ मखसूस ऐसे मराहिल हैं जो कि कैरेक्टराइज करते हैं कि मेरा CDU का ऑपरेशन चलना किस तरह चाहिए, ठीक है। In addition, there are some practical aspects in meeting the required specifications. क्योंकि बेटा देखें, एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट या क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट से क्या क्या निकलता है? नेप्था, कैरो, डीजल, गैस ऑयल, रेजिड्यू। नेप्था का आरवीपी कंट्रोल करते हो आप, ठीक है। कैरो का फ्लैश पॉइंट कंट्रोल करते हो आप, कैरो का पोर कंट्रोल करते हो आप, और कैरो का क्लाउड भी मेंटेन करते हैं। फिर डीजल का पोर भी होता है, क्लाउड भी होता है, और फ्लैश भी होता है, ठीक है। गैस ऑयल का भी फ्लैश करा जाता है। अब ये क्या आ रही है बेटा, ये रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं। कैरो की शक्ल मिट्टी का तेल कब होगा? मिट्टी का तेल जब उसका फ्लैश पॉइंट 40 होगा। मिट्टी का तेल कब जेट पेट्रोलियम बन जाएगा? जब उसमें कुछ एडिटिव्स डल जाएंगे। तो मेरे पास जो मेन प्रोडक्ट्स हैं रिफाइनरी के, जो कच्चा माल है ना बेटा, वो कच्चा माल इस यूनिट से निकल जाता है। उसके बाद रिफाइनमेंट की तरफ जाते हैं हम लोग, उसके बाद कोई और चीजें नहीं निकल रही होती। या अगर आगे प्रोसेसेस में मैं कुछ चीजें, यही चीजें दोबारा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, बॉटम ऑफ द बैरल को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कहता है? फ्रैक्शनेशन। द डिग्री ऑफ फ्रैक्शनेशन इन अ क्रूड यूनिट इज डिटरमिन्ड बाय द गैप एंड ओवरलैप। गैप पॉजिटिव होगा, ओवरलैप नेगेटिव होगा। बताता हूं क्या। The degree of fractionation in a crude unit is determined by the gap or overlap between two adjacent side streams, Caro diesel, diesel gas oil, naphtha Caro, ठीक है, इस लिहाज से। Hence we can talk about the gap or overlap in the boiling point range, क्योंकि हम boiling point range पे जिक्र कर रहे हैं, between kerosene and light gas oil, diesel for example. एक आइडियल केस में ओवरलैप आना नहीं चाहिए बिटवीन दीज प्रोडक्ट्स, और एंड पॉइंट ऑफ केरोसिन हमेशा होना चाहिए इनिशियल पॉइंट ऑफ डीजल। ऐसा ही है बेटा, ऐसी ही मिसाल होनी चाहिए फ्रैक्शनेशन की। बेटा बच्चे जाग रहे हैं, सो रहे हैं सारे? जी सर, जाग रहे हैं, ये समझ आ रहा है, लेकिन होता नहीं है ना सर ऐसा। क्या कह रहे हैं सर? मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा होता नहीं है ना, मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन कोशिश तो होती है ना, कोशिश तो होती है ना, कोशिश करते हैं सर, कोशिश करते हैं। ऐसा हो भी जाता है। बताता हूँ किस तरह, देखो। However, if we compare the ASTM distillation points, ASTM से डिस्टिलेशन हमारी इतनी खास नहीं आती है, ज़हन में रखें। हमारे पास TBP निकाला जाता है बकायदा तौर पर, ठीक है, API का TDP जो होता है। Since ASTM distillation does not give perfect fractionation, the ASTM endpoint of kerosene is higher than the initial ASTM point of diesel, ठीक है। This is called a fractional overlap. किस तरीके से? देखो, जब आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट का जिक्र करते हो ना, आपके पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर बेटा देखने वाली क्या चीज है कि आपके पास
ये जहाँ पे एरो नजर आ रहा है बेटा, जहाँ पे मैंने रखा हुआ है, जी जी सर। जी। ये आपका लाइट कट का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। नाउ आपका लाइट कट क्या है, टीबीपी की शक्ल में, टीबीपी है ना बेसिकली, आपका ये टीबीपी बना हुआ ऊपर, और ये लाइट प्रोडक्ट का ये एएसटीएम आ रहा है, ठीक है ना। टीबीपी हमेशा एक्चुअल दिखाता है, एएसटीएम आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाता है। मैं इस पॉइंट को लेके चल रहा हूँ जहां पे 95% अचीव हो गया लाइट कट का, ठीक है ना। उसी के टॉप से अब यानी कि टेम्परेचर जो हैवी कट का है वो लाइट कट के टेम्परेचर से ज्यादा है, तभी उसका 5% ऊपर से बन रहा है, ठीक है। ये आपके पास कंडीशन आ गई गैप की, ये पॉजिटिव गैप आ रहा है, यानी कि अगर तो समझ 300 नहीं से, आ रहा ये। मैं बताता हूँ देखो, सर 95% एक 300 बात बताएं सर। मेरी सर बात एक सुन लो बात पहले, मेरी बताएं। बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, ठीक है। 95% मैं, एक मिनट एडिट, टेक व्यू, एक मिनट ठीक है इसमें, ये पॉइंट से बेटा स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। और नोट करना, मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करते करते, लेट्स सपोज मेरा कैरो का प्रोडक्ट है, ये जाते 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 उठते 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 ये 95% पे मेरा केरोसिन आ गया, ठीक है, हाईलाइट करा हुआ मैंने। इधर टेम्परेचर 240 है, ठीक है। मैं कहता हूं कि 245 केरोसिन का एंड पॉइंट है। 95% 240 पे ऑब्टेन हो गया, 245 एंड पॉइंट है, ठीक है। अब जो ऊपर आईबीपी गिवन है ना बेटा, आईबीपी, या अब ये मैंने दूसरा पॉइंट हाईलाइट कर दिया, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा पहला बबल अगर उठ जाता है हैवी कट का, मैं कहता हूं डीजल का, 246 सेंटीग्रेड पे डीजल ऑब्टेन हो गया। 250 पे या 260 पे, अव्वल तो 250 पे डीजल 5% नहीं आएगा, ये 270 पे आएगा। अब ये जो गैप देख रहे हो ना बेटा, 245 यानी 275 माइनस 245, 30 सेंटीग्रेड का ये पॉजिटिव गैप आ रहा है, ये एक अच्छी फ्रैक्शनेशन हो रही है। अब मेरी बात समझ रहे हो आप, ये एक बहुत अच्छी फ्रैक्शनेशन हम लेके चल रहे हैं, यानी कि 95% अगर आप रखते हो केरोसिन का, उसका टेम्परेचर आप रखते हो 240, आप कहते हो कि भाई एंड पॉइंट केरोसिन का 245 है, मैं कहता हूं ठीक है भाई, एंड पॉइंट 245 है, एंड पॉइंट आ गया। लेकिन अब उससे जो नीचे हैवी प्रोडक्ट होगा उसका 5% किस पे अचीव हो रहा है, उसका 5% 245 पे नहीं आना चाहिए, उसका 5% 240 पे नहीं आना चाहिए, उसका 5% 270 पे आना चाहिए, 260 पे आना चाहिए। पिक कर रहे हो मेरी बात, ये गैप पॉजिटिव है। 275 पे अगर 5% आता है डीजल का, तो उसको मैं 95% पे 245 पे नेगेटिवली, मतलब उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, 275 माइनस 245, जो 30 सेंटीग्रेड पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है वो मेरा गैप है, यानी कि मेरी फ्रैक्शनेशन बहुत जबरदस्त हो रही है सही है सर। कंपैरेटिवली। अब नीचे आके देखो, अब नीचे, अब ओवरलैप का जिक्र आ गया। एएस टीम का मैंने प्रोडक्ट निकाला, वही केरोसिन को लेके चल रहा हूँ, केरोसिन उठते 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 95% अचीव हुआ, किस पे, 240 पे, लेट सपोज केरोसिन का 240 पे मेरा 95% वेपराइज मेरे पास आ गया पॉइंट एएस टीम का। लेकिन मैंने इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट जब मैंने डीजल का देखा, तो यार डीजल का 5% मुझे ऑब्टेन हो रहा है, डीजल का 5% मुझे 245 पे अचीव हो रहा है, हालांकि 240 पे 95% कैरो का आ रहा है, और 245 पे मेरे पास 5% किसका आ रहा है, डीजल का 5। अब मैं कह रहा हूँ 245 माइनस 245 सेंटीग्रेड, ऑलरेडी ये नेगेटिव, ऐसे ये ओवरलैप हमेशा नेगेटिव वैल्यू होती है, मैं आप लोग को बता नहीं सका, लेकिन मेरी चीज को समझ रहे हो आप, ये जो डिफरेंस होगा ये नेगेटिव हो जाएगा, तो आपकी आपकी फ्रैक्शनेशन की बेकार हो रही है। ये ऊपर जो मैंने आपको टीबीपी का फ्रैक्शनेशन का दिखाया ना बेटा, गैप अगर ज्यादा होगा, ज्यादा गैप होगा तो ज्यादा अच्छी फ्रैक्शनेशन होगी। सर तो ये वो एक चीज बताएं सर, ये जो 95% है ना, ये जो चीज मैंने बताई है परफेक्ट फ्रैक्शनेशन के लिहाज से, ये चीज और बच्चों को समझ आई है? सर ऊपर वाला समझ आया, नीचे वाला समझा दो। ऊपर वाला समझ आ गया ना, एक काम एक करो, बोला है 240
अहमद तुम्हारी आवाज बड़ी कट रही 240 पॉजिटिव हो गया ना। आवाज कट रही बेटा, तुम्हारी आवाज बड़ी कट रही है। सर एक चीज अच्छा मेरी पूछिए। बात, मैं तो तुम पहला वाला ग्राफ समझ गए ना बेटा? सर पहले वाले के अंदर एक चीज बता दें बस सर, ये बताएं कि ये 95% जो है ना, एक ये डॉट है और एक जो है ना ये बीच वाली लाइन जो जा रही है एक नॉर्मल, उसके ऊपर डॉट है। सर ये बताएं 95% पर और दूसरे वाले डॉट पर जो टेम्परेचर है ये डिफरेंट होगा या फिर सेम ही होगा, ये बताएं नहीं सर नहीं नहीं पहले। नहीं 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 डिफरेंट होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। सही है सर, पहले सही है। 95% पर अगर हम सपोज कर रहे हैं कि हमारा जैसे कि आपने बात करी अभी 240 पर, देखो 95% ऑफ कैरो इज अचीव्ड ओवर हियर। 95% वेपर मुझे अचीव हो चुका है, 95% कैरो का वेपर मुझे अचीव हो चुका है। तो उस 95% पे अभी भी 5% लिक्विड पीछे मौजूद है, अभी भी 5% लिक्विड पीछे मौजूद है, मैं उसको कंसिडरेशन में लेकर आ रहा हूँ। तभी मैं कह रहा हूँ कि ASTM का 95 कितने टेम्परेचर पे आता है? मैंने बोला 240 पे, ठीक है। अच्छा सर एंड पॉइंट वैसे कैरो का नॉर्मल क्या होता है? 245 होता है, ठीक है सर, ये 5% कंपनसेट हो रहा है, मुझे इस डायग्राम से नजर भी आ रहा है। अच्छा अब सर ये 5% ऊपर वाले हैवी कट का मुझे समझाएं। जब 245 आपका फुल फाइनल बॉइलिंग पॉइंट हो गया कैरो का, तो वो आपका इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट हो गया किसका? हैवी प्रोडक्ट का। मैं ये कहता हूं कि ये जो 5% हैवी वाले का है, ये 245 पे नहीं, ये 5% आएगा 270 पे, 280 पे, 265 पे, 270, 272, किसी भी टेम्परेचर पे आ सकता है। ये 5% और ये 95%, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना बेटा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस मुझे गैप आइडेंटिफाई करेगा। यानी कि IBP और एंड पॉइंट, लाइट का एंड पॉइंट, फाइनल का IBP। लाइट का एंड पॉइंट अगर 245 है तो हैवियर का IBP 270 होना चाहिए, तब मैं कहूंगा मेरा गैप बड़ा अच्छा पॉजिटिव गैप है, ये मेरी फ्रैक्शनेशन अच्छी हो रही है। जब मेरी ये चीजें नीचे की तरफ मूव कर जाती हैं, यानी कि हैवी का IBP लाइट के ठीक है सर समझ आ गया। नीचे आ जाता है, तो फिर मेरा ओवरलैप की तरफ चला जाएगा। ये बहुत सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है सर समझ आ गया। मैं समझा नहीं पाया सही तरीके से। और बच्चों को समझ आ रहा है सर बेटा? मैं बोल रहा था कि 240 और 45 में तो अभी भी स्टिल पॉजिटिव है ना, मैं मिसाल गैप दे जो रहा हूँ है। बेटा, कि मिसाल दे रहा हूँ। 95% तुम्हारे पास 204, जो 95% तुम्हारे पास आ गया ना बेटा कैरो, वो तुम्हारा 240 पे आ गया, और 245 एंड पॉइंट होता है 100% कैरो के लिए। मैं 100% कैरो की तरफ नहीं जा रहा, मैं बता सही रहा हूँ सही। कि 95 का जो टेम्परेचर है और 5% का जो हैवियर का टेम्परेचर है, इन दोनों का डिफरेंस जब लोगे ना बेटा, ये गैप पॉजिटिव आना चाहिए। ये गैप पॉजिटिव आएगा, ज्यादा आएगा तो फ्रैक्शनेशन अच्छी है, ये कम आएगा नेगेटिव पे चला गया, ओवरलैप कर गया, फ्रैक्शनेशन हो ही नहीं रही बेटा, पागल बना रहे हो। पिक कर गया मेरी बात? चले बेटा यहाँ पे वाइंड अप जी करते हैं, सही। मेरी बस हो गई बेटा। आज के लेक्चर में बेटा गालबन जितनी चीजें समझ आई हो, गालबन उम्मीद है कि आप लोग को चीजें, काफी सारी चीजें समझ आ गई होंगी। सर जो ये चीजें नीचे जो ग्राफ है ये ओवरलैपिंग का होगा सर? ओवरलैपिंग का होगा बेटा, जो मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट बयान करा है। अच्छा देखो, मेरा अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा ना बेटा, और बुक्स भी खोल के देख लो, नेट पे ओवरलैप का कॉन्सेप्ट समझ के देख लो, मैं तो कहूँगा यूट्यूब पे देख लो फ्रैक्शनेशन ओवरलैप क्या है, उसको भी एक दफ़ा अब एक 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 आइडिया हो जाएगा आपको कि सर की बात अगर नहीं समझ आ रही, ज़ाहिर सी बात है बेटा, ये ऑनलाइन वाले चक्कर में कुछ चीज़ें समझ आ जाती हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं। अब इसको आ गई सर, समझ में आ गई। एहतियातन जिन बच्चों को ना समझ आए, मेरी अगर बातें नहीं समझ आ रही, तो बेटा गो थ्रू कर लेना, आप जाके दूसरी चीज़ों को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। मेरे बयान किए हुए लेक्चर्स या मेरे प्रोवाइडेड लेक्चर्स होर आखिर नहीं है, ठीक है ना? सर ये एक चीज पूछनी थी सर छोटी सी। हाँ पूछें पूछें। सर ये जो स्टीम डाल रहे हैं हम ये CDU के अंदर, इसको फिर दोबारा हम किस तरह मतलब बाहर कैसे निकालते हैं? दोबारा वेपर फॉर्म में निकालते हैं, कंडेंस करते हैं ऊपर? कौन सी स्ट्रीम को? स्टीम स्टीम अच्छा स्टीम स्टीम, जो डाल। सुपर हीटेड जी स्टीम। जी। सुपर हीटेड स्टीम नॉर्मली आपके पास जो यूज़ की जाती है वो LP स्टीम ही होती है, यानी कि 150 PSI, 50 से 150 PSI उसका प्रेशर होता है। और ये जो केलन आपके पास प्रोडक्ट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू सेटलिंग, हाँ कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में मॉइस्चर आता है, क्यों नहीं आता? मॉइस्चर आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन वो मॉइस्चर रिमूव हो जाता है।
एटमॉस्फेरिक कॉलम में जितना मॉइस्चर मेरा कोई भी प्रोडक्ट लेता है, कोई इशू नहीं है बेटा, कोई इशू नहीं है। आगे जाके हाइड्रो ट्रीटिंग हो जाएगी, आगे जाके मैं इसकी ट्रीटमेंट कर लूँगा, मसला नहीं है। एटमॉस्फेरिक कॉलम में मेरे पास जो सेपरेशन का फिनोमेना है वो ज़्यादा से ज़्यादा अचीव हो जाए, क्योंकि बेटा यहाँ पे वही कहते हैं ना, कच्चा माल निकाल के उसको पक्का बनाते हैं हम लोग, लेकिन कच्चा माल सही से खींचना चाहिए। आप खींच के निकालें कच्चा माल, जितना कच्चा माल आप निकाल सकते हैं, तो यही चीज़ आगे जाके रिफाइन होगी। ये प्रोड्यूस अगर होगी भी तो इन्हीं की शक्ल होंगी, इसके अलावा इनकी कोई दूसरी शक्ल नहीं आ सकती। हाँ, कन्वर्जन प्रोसेसेस अलग हैं। आपके पास दोबारा प्रोडक्शन, जैसे डीजल मैक्स यूनिट एक है पाकरब रिफाइनरी के अंदर, जहाँ पे डीजल मैक्सिमाइजेशन चल रही है, और आपको शायद पता होगा बाइको ने भी इनॉग्रेट कर दिया है फ्लूड कैटालिटिक क्रैकर और डीजल हाइड्रो डीसल्फ्राइजेशन। फ्लूड कैटालिटिक क्रैकर वन ऑफ इट्स काइंड है पूरे पाकिस्तान में, ये कहीं भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। 10 जनवरी को इनॉग्रेशन हुई नहीं, है मैं इनकी। इसलिए पूछ रहा था क्योंकि पहले पहले इतनी मुश्किल से हमने डिहाइड्रेशन की है, फिर दोबारा स्टीम डाल रहे हैं, इसलिए पूछ रहा था। नहीं नहीं, डिहाइड्रेशन इतनी मुश्किल से नहीं होती, आसानी से हो जाती है। और स्टीम डालने का मकसद देखो, स्टीम का वही मैं कह रहा हूँ ना, देखो यूटिलिटी है, अवेलेबिलिटी है। ये रिफाइनर की ओरिएंटेशन है कि वो स्टीम से काम चलाना चाह रहा है। मैंने आपके सामने रिबॉइलिंग का सर्किट बना दिया, मैंने स्टीम का जिक्र ही नहीं करा। लेकिन नॉर्मल केसेस में स्टीम यूज़ की जाती है और वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स में मॉइस्चर डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रोडक्ट्स के अंदर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। या जहन में ये फतूर आता है कि सर ये भी मॉइस्चर, पहले भी मॉइस्चर निकाला, दोबारा मॉइस्चर डालने हैं। सेपरेशन अचीव करना है, मॉइस्चर में खींच लूंगा, पानी के डब्बे भी डाल दूं, कोई इशू नहीं है, पानी खींचा जा सकता है बाद में, लेकिन सेपरेशन अचीव हो जाए, सेपरेशन मैक्सिमम अचीव हो जाए, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, चलें जी बेटा, आप लोग की अटेंडेंस ले लेता हूँ। अभी सारे बच्चे ऑनलाइन रहिएगा बेटा, आप लोग की अटेंडेंस मैं इधर से ही देख रहा हूँ, अटेंडीज से जो आपकी लिस्ट आ रही है। ठीक है, गुड हो गया बेटा, ये इसको पढ़ के देख लेंगे आप लोग। जी सर। सर ये पहले से पढ़ा हुआ था, ये मुझे आपसे क्वेश्चंस पूछने थे, मैं समझता आपने पहले पढ़ा दिए। नहीं नहीं, ये तो बेटा पढ़ाते पढ़ाते देखो चीज़ें ये बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम है, और अच्छा खासा टाइम है बेटा, अच्छा खासा टाइम है, और हम लोग जो ना माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें कवर कर देंगे। जी सर, यार ये आपने अगर वो पहले फिगर 4.1 पढ़ाई थी ना एक दफा, तो जो आपने उसके अंदर डिस्क्रिप्शन दी थी वही सारे नीचे लिखी हुई थी, तो मैंने पढ़ ली थी पहले। चलो गुड हो गया, गुड हो गया। लेकिन ये एक बात बता रहा हूँ, एक ये किताब है और एक जोन्स की किताब है। जोन्स की किताब भी खोल के देखना, वो बहुत अच्छी किताब है। उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से मतलब ये चीज़ें बयान की गई हैं। क्योंकि रिफाइनरी के अंदर बेटा सिर्फ अगर कैलकुलेशन की साइड पे आना चाहो ना, तो बेटा इतनी ख़तरनाक कैलकुलेशन है यहाँ पे कि मज़ा भी आएगा, लेकिन दिमाग भी आपका पागल हो जाएगा। क्योंकि लैब ओवरलैप की कैलकुलेशंस हो गई, टीबीपी, एएसटीएम, कन्वर्जन ऑफ टीबीपी, ईएफई कर्व को टीबीपी में कन्वर्ट करना, ये इतना पाख है ना बेटा कि आप पागल हो जाते हैं। लेकिन इट्स अ वेरी गुड थिंग। कॉन्सेप्ट आपके जितने अच्छे क्लियर होंगे उतना फ़ायदा अच्छा रहता है। एक मिनट बेटा, चले जी आपके पास। सर आप क्लासेस की वीडियोस जो है वो डाउनलोड करके अपलोड कर दें। मैं अब कर दिया करूँगा बेटा। थैंक यू सर। 8 9 ठीक है, 12 ठीक है, 13 14 15 19 20। रहम सही समझ आ रहा है हीरो? आवाज आ रही है? जी सर। सही समझ आ रहा है? हेलो कह रहा हूँ बेटा सर, चीजें समझ आ रही सर हैं? आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ चीजें समझ आ रही जी हैं सर, बेटा आ सही रहा से? है। जी सर। गुड है, गुड है। अच्छा ठीक है, 32 36 37 39 41 42 46 54 ठीक है, 50
55, 59, 63, 64, 65, 67, 66 कहाँ पे गया? बैठा है 66 भी बैठा है। 68 ठीक है। लारेब अनस ठीक है। 74, 75, 77, 78 74 सर 74 सर हाँ 74 लग गई बेटा आप लोग की। आप अटेंडी की शक्ल आपकी नजर आ रही है तो मैं उधर से देख के लगा रहा हूँ। 82 ठीक है। 55 लग गई बेटा, मैसेज ना करें, सबकी लग गई है, सबकी लग गई है। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह खैर। मैं आपके साथ ये 1 मिनट में आपको प्रेजेंटेशन भी शेयर कर दूँ, हाथ के हाथ ही शेयर कर देता हूँ। फाइल्स के पोर्शन में आपके पास 11 का लेक्चर अपलोडेड है। ठीक है, मैं ज़रा ये स्टॉप भी कर देता हूँ आपकी रिकॉर्डिंग। 2 आवर्स की हो गई है।